निकला क्वेश्चन? कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, आंसर आया? कितना कितना आया? एरिया ऑफ स्टील कितना निकाला आपने? 2875.85, ये ऑलमोस्ट सही है आपका। और किसी का आंसर? और किससे निकला? निकल गया? कितना निकला? नहीं, 2875। किसी का चेंज भी हो रहा है क्या आंसर? 3000 के अराउंड भी आ रहा है किसी का? कितना? 3106, 3101 ना? हाँ ठीक है, आप लोगों का जो भी है 2900 या 3000 या के अराउंड बैठ रहा है ना, इतना राइट आंसर है आप लोगों का, एकदम सही है। करते हैं जिन्होंने नहीं कर रखा है, ठीक है। आधा क्वेश्चन किया था ना कल, करा नहीं सॉल्व घर में? नौकरी करते हो क्या घर में जाके? जॉब वॉब करते हो? फिर क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं किया? आंसर नहीं आया? कितना आया गलत आंसर? गलत आंसर दिखाओ। मेथड क्या? मेथड भी सही लगाएगी। अच्छा वो भी नहीं पता है, फिर कैसे आएगा सही आंसर? कर लो भाई, पढ़ लो। नहीं आ रहा क्या? ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप था उसमें थोड़ा सा कर लेते हैं फटाफट, जिन्होंने बहुतों ने नहीं कर रखा है, ठीक है। उसमें आपका कैपिटल डी हमें एज्यूम करना था 1100 mm, स्मॉल बी आप लोगों ने जो भी रखा होगा, लेकिन मैं 500 mm लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आपका? डेड लोड निकालना। लाइव लोड आपको गिवन है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो। उसके बाद अगेन आप वो फॉर्मूले से चेक कर लो कि जो आपने एज्यूम कर रखा है वैल्यू सही है या गलत है, ठीक है। सिंपल सही था, जो आपने इससे पहले आपने एज्यूम किया था, मतलब जो मेथड आपने लगाई थी वही मेथड आपको यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करनी है, ओके। तो डेड लोड जब निकालोगे तो ये आपका अगेन आपका फॉर्मूला वही है, BDL इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। अगर स्मॉल बी की मैं बात करूँ तो 0.5 मीटर, एल आपका 1.1, सॉरी डी आपका 1.1 हो गया, और जो लेंथ है आपकी 1 मीटर, पर मीटर लेंथ के लिए करना है इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। देन कितना निकल के आया है आंसर? 13.5, 75 या 5? 13.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सही है ना? 13.75, तो आप लोगों ने 0.5 रखा ना, तो आप लोगों ने किसने 0.75 जिसका रखा होगा उसका 3000 के अराउंड में आंसर आ रहा होगा, जिन्होंने आपने 0.5 रखा 13, तो थोड़ा सा आंसर इसमें आपका तभी वेरी कर रहा है नीचे की ओर, ठीक है ना। ये हो गया डेड लोड। देन उसके बाद लाइव लोड कितना की बने आपको? 50 ना, 50 किलो न्यूटन पर मीटर का आपको लाइव लोड गिवन है। तो टोटल लोड आपका यहाँ पे कितना आ गया आपका? 63.75। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, तो अगेन आपका फॉर्मूला वही लगना है, W टोटल L²/8 फॉर द सिंपली सपोर्टेड एंड, जहां पे W टोटल की वैल्यू आपकी 63.75 इंटू L, स्पैन कितना दिया हुआ है? 10 का ना स्पैन, 10 मीटर का आपको स्पैन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू ये कितना आया? 7, ये ना सर यही आंसर है मेरा। इतना ही आंसर है। इस आंसर के मतलब 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, आधा नंबर मिलेगा। 796.87 किलो न्यूटन मीटर ना, दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देन उसके बाद आपको क्या निकालना है? डेप्थ ना, डेप्थ इक्वल टू होती है आपकी MOR, या कर दो आप बी मैक्स, बेंडिंग मोमेंट मैक्स अपॉन व्हाट? QB, Q इंटू बी। बस आपकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, 796.87 इंटू 10⁻⁶, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन MM में कन्वर्ट कर दिया। Q की वैल्यू आपने निकाली थी ना 1.54, 1.54 याद हो गया क्यूब में कल निकाला, इंटू बी 0.5, 500 रख दीजिए इसको MM में वैल्यू आ जाएगी, तो कितना निकल के आया डी? 10.29, ठीक है, जो भी है MM, इतनी आपकी निकल के आई स्मॉल डी की वैल्यू। और कवर आपको दिया हुआ है 60 mm का ना, 60 mm का कवर दिया हुआ है, तो प्लस आप यहाँ पे 60 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1077 ना,
8 7 वाला कौन है? 29 mm, ठीक है ना। ये हो गया आपका कैपिटल डी की वैल्यू, ठीक है। दिस इज द कैपिटल डी, दिस इज द कैपिटल डी। ये क्या आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपका सेक्शन आपने एज्यूम करा है उसके बेस पे, ठीक है। आपने एज्यूम कितना कर रखा है? 1100, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू अंदर आ रही, रिक्वायरमेंट जो आपने एज्यूम कर रखी है उसके अंदर ही है। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे कैपिटल डी को एज्यूम कर लीजिए 1100, जो आपने एजम्पशन लिया हुआ है वो कैपिटल डी सही है, ठीक है ना। तो कैपिटल डी आपका 1100 ले लीजिए आप यहाँ पे डिजाइनिंग में। कंसीडर कैपिटल डी इक्वल टू 1100 mm, यहाँ पे पास कर गया है इस केस में, ओके। देन यहाँ पे अगर आप इफेक्टिव डेप्थ लोगे तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया आपका? 1100 माइनस 60। जिन्होंने ये लेके कर रखा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही है, प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें भी, ठीक है ना। तो मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ, अपर लिमिट 11 ने ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 1040 mm स्मॉल डी, इतना निकल गया स्मॉल डी। एक डिजाइनिंग आपकी कंप्लीट। इफेक्टिव डेप्थ आपने बता दी यहाँ पे कि हमारी जो इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगी दैट इज 1040 mm निकल के आएगी, ठीक है। सेकंड डिजाइनिंग में हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ स्टील ना, और एरिया ऑफ स्टील के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता ही रखा है। सेकंड में आपको निकालना है एरिया ऑफ स्टील, एंड फॉर दैट फॉर्मूला इज बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जेडी। ये होता है इसके लिए फॉर्मूला। जब आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ऑलरेडी आपने निकाल रखा है 796.87 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी होती है? कौन सा ग्रेड दिया हुआ है आपको? 500 दिया हुआ है ना, FE 500 के लिए 275। इसके लिए जो ग्रेड की वैल्यू होगी दैट इज 275। स्मॉल जे 0.916 टेबल में करवा रखी, ये वैल्यू भी आप देख सकते हो 0.916, और डी आपने स्मॉल डी जो है 1040 आपने रखा हुआ है यहाँ पे। 1100 कैपिटल डी है, स्मॉल डी, ठीक है ना, 1040। तो ये कितना निकल गया एग्जैक्ट बताना जरा। हाँ एग्जैक्ट है, 3042 में लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। इसको मैं लिख रहा हूँ 3042 mm स्क्वायर, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। ये निकल के आ गया आपका 3042 mm स्क्वायर। इतना आपको एरिया ऑफ स्टील आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर इतने आप एरिया ऑफ स्टील आपको प्रोवाइड करना है और आपसे बोल दिया कि नंबर ऑफ बार्स आप बताइए कि आप कितने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करोगे, तो कैसे निकालोगे आप? लेट अस कंसीडर मैं क्या कर रहा हूँ, 20 कुछ भी ले लो आप, 26 28 20 30, ठीक है ना, जो लेना है आपको। मैं कर रहा हूँ प्रोवाइड 28 mm डायमीटर बार, 28 mm डायमीटर बार में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ 1 बार आपका निकल के आ जाएगा कितना? π/4 ऑफ डी स्क्वायर करके एरिया ऑफ 1 बार निकल जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया को मैं डिवाइड करूं एरिया ऑफ 1 बार से तो आपके नंबर ऑफ बार्स निकल के आ जाएंगे, और ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल एरिया दैट इज 3042 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार दैट इज 28 का स्क्वायर, और ये n इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपका? 4.94 ना, दैट इज 4.94। और हम लोग क्या करेंगे, अपर सेपर लिमिट में जाएंगे और बोलेंगे 5 नंबर ऑफ बार्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर ऑफ बार जब प्रोवाइड करोगे तो प्रोवाइडेड एरिया कितना हो गया? प्रोवाइडेड एरिया, क्योंकि आपने पॉइंट को थोड़ा सा क्या कर लिया, नॉर्मलाइज कर दिया, तो एरिया ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो प्रोवाइडेड एरिया इक्वल टू π/4 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये कितना निकल गया आपका? 3078 है ना, 3078 आपका। कैलकुलेट कर लो एक बार आप लोग, इतना mm स्क्वायर आपका निकल के आएगा प्रोवाइडेड एरिया। ये है डिजाइनिंग का पूरा 30 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए आपके कन्वेंशनल के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है निकालना, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। साथ में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना देख लेना आप लोग, डेड लोड कैसे निकालते हैं, लाइव लोड कैसे निकालते हैं, ये स्टेप्स ऑलरेडी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे तो ऑब्जेक्टिव के 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं एग्जाम में। अगर टोटल क्वेश्चन पूरा का पूरा आ गया तो दिस इज तो कन्वेंशनल क्वेश्चन है आपका ये पूरा का पूरा। और ये कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपका किस्मत अच्छी हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा भी बन जाता है, ठीक है। अगर डेटा ऐसा आ गया कि फर्स्ट बार में मैच कर गया तो बड़ा जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, एक ही उसमें हो जाएगा ना, उसके बाद तो आपको सेकंड अजम्पशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो क्वेश्चन ये छोटे भी बन जाते हैं, लेकिन हाँ अगर किस्मत खराब हो रही है तो उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको डेटा में वेरिएशन आ सकता है। अब पता चला 1100 लिया और 1100 में भी सेफ नहीं हुआ, आगे चलेगी वैल्यू, बढ़ाना पड़ेगा आपको उसके बाद, है ना। और आपको इकोनॉमिकल सेक्शन मार्क्स यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता है कि आंसर तो हर किसी का डिफरेंस आएगा, हर किसी का डिजाइनिंग का क्वेश्चन है ना, सबके आंसर डिफरेंट आएंगे यहाँ पे। तो आंसर उसको 30/30 मार्क्स उसको मिलेंगे यहाँ पे जिसके
आपका सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, यानी आपने सेक्शन इकोनॉमिकल भी डिजाइन करके दे रखा है, ठीक है, और आपने डिजाइनिंग भी क्या कर रखी है, सही कर रखी है, ठीक है। सब पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं पूरे आंसर देने में। नहीं तो आप यहाँ पे तो 1400 ले लो सीधे एक बार में, ठीक है। आप क्या करो, स्पैन बाई 10 करो और उसका 400 बढ़ा के ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है सेफ ही आएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा आपका, जो एक तो आपने मेथड अप्लाई नहीं करी उसके मार्क्स कट जाएंगे, दूसरा आपका सेक्शन भी इकोनॉमिकल बन जाएगा इस केस में, ठीक है ना। हाँ 28 mm डाया, हाँ दे रखा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा हाँ, तो मुझे नहीं पता, नहीं दिया है, एज्यूम कर रखा है मैंने। आप क्या करना, जो इवन मोस्टली जो डाया होता है आपका इवन नंबर में होता है, आप इवन नंबर का कोई भी डायमीटर एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। ऑड नंबर में डायमीटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो ऑड नंबर का कोई एज्यूम मत करना, इवन कर लेना, 26, 28, 30, 24, 22 जो आपको करना है, आपकी मर्जी है। हाँ हाँ स्मॉल डी, हाँ कहाँ पे, AST पे वही तो रखिए, हाँ वो भी रख सकते हो आप, स्मॉल डी सही है, वो भी कोई बात नहीं होगी, वो भी रख सकते हो। सेफर साइड है, रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी आपने प्रोवाइड कर दी, मैंने 20 ज्यादा प्रोवाइड करके और सेफ बना दिया उसको, बस हो गया, ठीक है। गलत नहीं है आपका भी, अगर आपने 10.0.1.7 भी रखा हुआ है तो 10.0.120 कर लो, ठीक है। डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये चीजें चलती हैं, इतना अंतर नहीं आता है। बाकी जो ये ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कोई सुन रहा है यहाँ पे, तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हो तो चैट में भेज सकते हो, ठीक है। अगर कुछ दिख नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही तो चैट में आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। ये तो हो गया आपका केस 1, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा, जिसमें आपका साइज ऑफ दिस क्या था, आपका साइज गिवन नहीं था केस 1 में, ठीक है ना। देन उसके बाद हटा दूं इसको मैं, सबका हो गया। अगला है आपका हेडिंग डालिए, डिजाइन ऑफ सेक्शन, हेडिंग डालिएगा डिजाइन ऑफ सेक्शन व्हेन साइज इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका डिजाइन ऑफ अ सेक्शन, डिजाइन ऑफ अ सेक्शन व्हेन द साइज इज गिवन। साइज इज गिवन मतलब जो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे गिवन होंगे, जो गिवन पैरामीटर्स हैं, वो गिवन पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके गिवन पैरामीटर्स, गिवन पैरामीटर्स होंगे आपके, विड्थ आपको गिवन होगी, उसके लिए डिजाइन नहीं करना आपको, आपको स्मॉल डी गिवन होगी, आपको कैपिटल डी गिवन होगी, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूं परमिसिबल स्ट्रेसेस की, तो सिग्मा सीबीसी आपको पता ही है, ठीक है। सिग्मा सीबीसी के अलावा सिग्मा एसटी आपको पता ही है, साथ में आपका मॉड्यूलर रेशियो भी आपको गिवन रहेगा, ठीक है। ये पैरामीटर से गिवन होंगे, तो डिजाइन किसके लिए करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किसके लिए करना है, इसके बाद क्या बचा जिसके लिए डिजाइन करना है आपको, AST ओनली ना। इससे पहले जब डिजाइनिंग आप कर रहे थे तो उसमें आपने किसके लिए डिजाइन किया था, स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड AST। मैंने बोलता विड्थ तो आपकी लिमिटेड है, वो तो आपको एज्यूम करनी है, ठीक है। और आप बहुत हाई विड्थ क्या नहीं कर सकते हो, वेरी नहीं कर सकते हो, लेकिन डेप्थ को आप वेरी कर सकते हो, ठीक है ना। तो डेप्थ के लिए और AST के लिए हमने डिजाइन किया था, और अब हम डिजाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ AST के लिए। तो यहाँ पे लिखिए टू बी फाउंड AST ओनली, ठीक है ना। AST यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अननोन है जिसके लिए आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस, केस 1 पहले लिखते हैं इनके बारे में फिर समझते हैं, ठीक है। केस 1 जो आपका है, ये केस होता है जब आपका बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द
बैलेंस सेक्शन। ठीक है, अगर केस आपका ये बना केस 1, बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन। ठीक है, एक काम करिए, केस 1 से पहले स्टेप 1 लिखिए, पहले डिजाइनिंग के लिए इसके ऊपर एक स्टेप आएगा, स्टेप 1 करना है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर करना है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन। जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द, यहाँ पे भी पैरामीटर वही है, हम एज्यूम करके चलेंगे कि सेक्शन आपका क्या है, बैलेंस सेक्शन है, तो डिजाइनिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सेक्शन के बेस पे होनी है इस केस में भी, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना आप लोग। तो एमओआर जब बैलेंस आप निकालोगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्यू इंटू बी डी स्क्वायर, इससे आपका निकल के आ जाएगा एमओआर बैलेंस। देन उसके बाद स्टेप 2, डिजाइनिंग का जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 है, वहां पे अब आएगा केस 1। ठीक है ना, केस 1 में अगर बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, देन section will be designed for singly under reinforced section, डिजाइन सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन। केस 2 यहाँ पे बनता है, केस 2 जो कि आज हमें डिस्कस करना है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन द moment of resistance of the balance section, then that case we design a doubly reinforced section. ठीक है, in that case we design a doubly reinforced section, doubly reinforced section। अभी क्या कह रहा है इसके बारे में ढंग से समझते हैं एक बार। ठीक है ना, आप लोग देखना एक बार ढंग से, यहाँ पे लिखोगे बाद में, देखो एक बार यहाँ पे। ठीक है, पर अब जो चीजें चलने वाली है हर एक चीजें कनेक्टेड होंगी डबली रेनफोर्स में, आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए, अदरवाइज फिर डब्ल्यू में घुस जाओगे, फिर समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है ना, डब्ल्यू एक तो मैंने पहले कहा था कॉम्प्लिकेटेड है, रिवीजन करके आना, अगर नहीं भी करके आ रहे हो तो यहाँ पे ढंग से देखो, यहाँ पे जो पैरामीटर्स बता रहा हूँ, अदरवाइज वो केसेस के फॉर्मूले रटते रटते नहीं कर पाओगे भाई, फॉर्मूले बड़े बनते हैं वहां पे। ठीक है ना, तो यहाँ देखो सेकंड वाले केस में मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ एएसटी आपको डिजाइन करना है, और एएसटी डिजाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको निकालना है मोमेंट और रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन। ठीक है, पहले तो ये समझो कि एमओआर बैलेंस होता क्या है, एक बार देख लो यहाँ पे सभी, बाद में लिख लेना। ठीक है ना, एमओआर बैलेंस से पहले समझो होता क्या है। एमओआर बैलेंस है, जैसे आपको कहीं पे बी गिवन है, आपको डी गिवन है, ठीक है, या आपको स्मॉल डी, ये आपको पैरामीटर्स यानी सेक्शन आपको गिवन है कहीं पे। ठीक है, तो अगर आप इसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में निकालो, बोलूंगा आपसे कि कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका सेक्शन ले पाएगा, या आप बोल सकते हो कितनी इसकी मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, तो वो हो जाएगी आपकी एमओआर बैलेंस। एमओआर बैलेंस, इससे ज्यादा बैलेंस, इससे ज्यादा मोमेंट ये कैरी नहीं कर पाएगा जो गिवन सेक्शन है, जो भी दिया होगा पैरामीटर आपको, बी इक्वल टू जितना दिया होगा, डी इक्वल टू जितना दिया होगा, जो मैक्सिमम आपका ये कैरी कर पाएगा मोमेंट, दैट इज मोमेंट और रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे जो बैलेंस सेक्शन होता है वहां पे हम लोग स्टील को भी फुली यूटिलाइज करते हैं, साथ में जो कंक्रीट है उसको भी हम लोग फुली यूटिलाइज करके चलते हैं इस केस में। ठीक है, हम बोलते हैं कि स्टील भी मैक्सिमम लिमिट में है अपनी, और मैक्सिमम लिमिट में आपकी लोडेड है, और आपकी जो कंक्रीट है वो भी आपकी मैक्सिमम लिमिट में लोडेड है। ठीक है, इसी वजह से जो मैक्सिमम मोमेंट कैरी कर पाएगा वो है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, एक गिवन सेक्शन कोई भी। समझ गए ये चीज? देन सेकंड केस बोल रहा कि स्टेप 2 में आपका पहला केस है, इफ द बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट कौन सा है? ये बेंडिंग मोमेंट है अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, जिसके लिए आपको डिजाइन करना है। ठीक है, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट जिसके लिए आपको डिजाइन करना है, इज लेस देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, मतलब कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। ठीक है ना, गिवन पैरामीटर्स दिए होंगे आपको, फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको। ठीक है, इफ द मोमेंट यानी बेंडिंग मोमेंट अगर आपका 100 किलो न्यूटन मीटर है, 100 किलो न्यूटन मीटर है, और आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन है दैट इज 150 किलो न्यूटन मीटर, इतना आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन है, तो उस केस में आप हमेशा डिजाइन करोगे सिंगली रेनफोर्स्ड, सिंगली अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, क्यों देखिए, सेक्शन की कैपेसिटी आपकी देखिए इतनी है, दिस इज द कैपेसिटी, और जिसके लिए आपको डिजाइन करना है वो सिर्फ और सिर्फ 100 है, तो यहाँ पे 150 कैपेसिटी है, 100 के लिए आपको डिजाइन करना है, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करोगे, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करोगे। अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे तो अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, और जहाँ पे बैलेंस सेक्शन, तीनों को जब मैंने डिफरेंशिएट किया था
तो वहां पे भी मैंने लिखा था कि बेंडिंग मोमेंट अगर क्रिटिकल से कम होगा तो वहां पे आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, जहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा क्रिटिकल से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन, जहां पे इक्वल होगा तो वहां पे क्या होगा आपका, हाँ, बैलेंस सेक्शन। लेकिन अब आप बोलोगे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है क्रिटिकल से तो ओवर रेनफोर्स क्यों नहीं प्रोवाइड किया? मैंने आपको बताया ना, ओवर रेनफोर्स आपका क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन आपका ब्रिटल फेलियर आपका आकर करवाता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, सेफर साइड में जाएंगे, हम क्या करेंगे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन न प्रोवाइड करके कॉम्प्रेशन साइड में स्टील प्रोवाइड कर देंगे। अभी समझेंगे वो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन जितना आप अवॉइड कर पाओ उतना आपको करना है, ठीक है ना। ब्रिटल फेलियर कोई भी नहीं चाहता मटेरियल आपके स्ट्रक्चर में, क्लियर है। देन उसके बाद सेकंड केस जो आपसे कह रहा, सेकंड केस में क्या है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। वहां पे जिसके लिए डिजाइन करना है वो आपका क्या है, 150 किलो न्यूटन है, मीटर है, और एमओआर बैलेंस यानी सेक्शन की कैपेसिटी जो गिवन बी डी के बेस पे जो कैपेसिटी बन रही है उसकी, वो बन रही सिर्फ और सिर्फ 100 किलो न्यूटन मीटर। इतनी कैपेसिटी वो उठा पा रहा है सेक्शन आपका। तो इस केस में क्या हो रहा, 100 किलो न्यूटन तो इसमें से उठा लेगा वो, लेकिन इसमें से बचा कितना, और 50 किलो न्यूटन मीटर ना, इसको आपको अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, या तो आप एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कराओ या आप एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कराओ, दो ही मटेरियल तो है इसको रेजिस्ट करने के लिए। तो कंक्रीट अगर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सेक्शन आपका काफी हैवी बन जाएगा और चांसेस ऑफ ब्रिटल फेलियर इज मोर। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टील ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं इस केस में, इस 50 किलो न्यूटन को रेजिस्ट करने के लिए टेंशन साइड में तो स्टील आपकी प्रेजेंट है ही, हम क्या करते हैं कॉम्प्रेशन साइड में एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कर देते हैं इस केस में, ठीक है ना। हुआ क्या, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में अभी प्रॉपर पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझो कि कॉम्प्रेशन साइड में हम लोग एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कर देंगे 50 किलोमीटर मीटर को रेजिस्ट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जहां पे टेंशन वाले रीजन में जो स्टील होती ही होती है, साथ में इसके कॉम्प्रेशन वाले रीजन में भी स्टील प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है अभी। तो ये चीज समझ में आई आपको क्या चल रहा है यहाँ पे, आगे समझ में। तो पहला वाला केस तो इजी है, अगर बेंडिंग मोमेंट पहले आप निकालोगे, ये एमओआर बैलेंस अगर आपका निकल गया, बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस, तो आप सीधे सीधे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के बेस पे आप जो जो फॉर्मूले हमने लिखा रखे हैं उसके बेस पे आप क्या कर दोगे, डिजाइनिंग प्लेस कर दोगे। लेकिन जो सेकंड वाला केस है, दिस इज द डिजाइन ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके फॉर्मूले भी चेंज होंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी चेंज होंगे सारे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, लेकिन फॉर्मूले चेंज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखिए, उसके बाद हेडिंग डालिए डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। पानी आ रहा क्या, अच्छा थोड़ा सा इधर इधर कर लो ना, कुर्सी में उधर ना। जहां पे भी मैं एमओआर बैलेंस लिख दिया, समझ लेना सेक्शन की कैपेसिटी उतनी ही है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना कि दिमाग में यही बिठा देना कि सेक्शन की कैपेसिटी जो आपको गिवन विड्थ है, गिवन डेप्थ है या गिवन एरिया ऑफ स्टील है, उसके बेस पे सेक्शन की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ उतनी ही है। उससे ज्यादा अगर आपको मोमेंट रजिस्ट करवाना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बेसिक यही है। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में थोड़ी देर में। ठीक है, अब डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में वही पैरामीटर्स दोबारा पढ़ने हैं जो आपने पढ़े हैं। पहले आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ोगे, उसके बाद आप उसका डिजाइनिंग पढ़ोगे। डिजाइनिंग में एक चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ मैं, एक चीज चेंज हो जाएगी। जब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइनिंग अभी तक आप पढ़ लेते तो यहाँ पे आपने डिजाइन किया था कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड एएसटी के लिए। वहां पे जब डिजाइनिंग करोगे तो हम लोग डेप्थ और विड्थ को दोनों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एएसटी के लिए ही डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो चेंज आपका सिर्फ और सिर्फ डिजाइन में इतना ही आने वाला है। पहला वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है जो आपने पहले पढ़ा था, वो भी यहीं पे है, सेम कॉन्सेप्ट है, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। फॉर्मूला चेंज होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो मैं डालूं हेडिंग यहाँ पे डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही दोबारा, ठीक है ना। ठीक है, तो हेडिंग डालिए डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन।
नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ेगी डबली रेनफोर्स सेक्शन, और एकदम ध्यान से देखना, लिख लोगे भाई बाद में, ठीक है, जहां पे मैं वो लिखना होगा बता दूंगा। हेडिंग है आपकी डबली रेनफोर्स सेक्शन। डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है ना, एक सेकंड वेट करना। डबली रेनफोर्स सेक्शन, ओके, ठीक है ना। डबली रेनफोर्स सेक्शन आपकी हेडिंग है। इसकी पहले डेफिनेशन ही लिख लीजिए, डबली रेनफोर्स सेक्शन आपका होता क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आगे इसके बारे में। When size of a beam, when size of a beam, when size of a beam ब्रैकेट में लिखना B एंड D, कैपिटल B एंड D, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल B एंड D आर रेस्ट्रिक्टेड, कैपिटल B एंड D आर रेस्ट्रिक्टेड and beam is to be designed for, and beam is to be designed for bending moment, for bending moment, बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियसली बात है AST, ठीक है ना, वही बात है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, देन फुल स्टॉप करिए इसको, और इसके नीचे लिख लेना आप लोग, बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन, नीचे लिख लेना, बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, जो कि निकल के आती है आपकी QBD स्क्वायर से। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कहीं पे कर रही है, देन दैट इज द डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। यहां पे लिखिए इन दिस केस we design a doubly reinforced section. In this case we design a doubly reinforced section, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करेंगे अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो, ठीक है ना। देन देखिए डबली रेनफोर्स सेक्शन के बारे में आप प्रॉपर में डिस्कस करते हैं कि है क्या आखिर में डबली रेनफोर्स सेक्शन। ओके, सबसे पहला देखिए, जब सेक्शन को आप डिजाइन करोगे डबली रेनफोर्स सेक्शन, तो पहला जो डिजाइनिंग होगी इसमें वो होगी आपकी MOR बैलेंस के लिए होगी ना। पहले तो आपको सेक्शन की कैपेसिटी निकालनी है, जब सेक्शन की कैपेसिटी एक्सीड करेगी तभी तो आपको डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करना है, अदरवाइज तो आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट और रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन आपको पहले डिजाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से जो रेनफोर्समेंट है कहाँ प्रोवाइड करते हो, बिलो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, मैंने जो न्यूट्रल एक्सिस से बिलो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपकी क्या रहती है, कंक्रीट, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की जो आपकी स्टील कंक्रीट है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और हम एज्यूम करते हैं कि जो सारा का सारा टेंशन है वो कौन कैरी करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टील कैरी करेगा, ठीक है। लेट अस कंसीडर, इस केस में जो एरिया ऑफ स्टील है दैट इज AST1। लेट अस कंसीडर एरिया ऑफ स्टील इस केस में आपका AST1 है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव डेप्थ इस केस में टॉप कंप्रेशन फाइबर से सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस होती है, दैट इज D। और आपको पता है ये जो डिस्टेंस होती है आपकी, दिस इज XA, ठीक है ना। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां पे लाई कर रही, दिस इज XA, ठीक है। ये हो गया AST1। ये किसके लिए हो गया आपका, लेट अस कंसीडर ये आपका 100 किलोमीटर मीटर, जो अभी हमने किया ना पीछे एग्जांपल, मत लिखना इसको, एग्जांपल में क्या था आपका, एग्जांपल में MOR बैलेंस आपका 100 और जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना था, 150 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है, 150 किलोन्यूटन मीटर। तो 100 किलोन्यूटन के मीटर के लिए तो हमने सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। सेकेंड आपको क्या करना है, जो 50 किलोन्यूटन मीटर बचा हुआ है उसके लिए आपको सेक्शन को अगेन आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, कहा था मैंने, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो दूसरा सेक्शन जो हमारा बनेगा यहाँ पे प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ क्योंकि ये सेक्शन आपका इसी के ऊपर ओवरलैप रहता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं
अलग अलग करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन आपका 50 किलोन्यूटन मीटर के लिए आपका डिजाइन होगा, जिसको मैं कर रहा हूँ BM2 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। BM2 आपका क्या होगा, MOR बैलेंस बेंडिंग मोमेंट माइनस MOR बैलेंस, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट माइनस MOR बैलेंस आपका, जो कि निकल के आएगा आपका 50 किलोन्यूटन मीटर। इसके लिए आपको सेक्शन डिजाइन करना है नेक्स्ट आपको। और आपको मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, एरिया ऑफ स्टील को इंक्रीज करके, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एरिया ऑफ स्टील थोड़ी सी इंक्रीज कर दी टेंशन साइड में भी, जितनी आपकी हो सकती है। ये मैं कर रहा हूँ AST2, इतनी मैंने क्या करी, टेंशन साइड में एरिया ऑफ स्टील इंक्रीज कर दी। साथ में मैंने क्या करा, कॉम्प्रेशन साइड में भी कुछ स्टील प्रोवाइड कर दी मैंने यहाँ पे कॉम्प्रेशन साइड में भी कुछ स्टील प्रोवाइड कर दी, और इसको मैंने बोला एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन बोला मैंने। और ये दोनों स्टील मिलके इस 50 किलोन्यूटन मीटर को क्या करेंगे, रजिस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका जो सेक्शन डिजाइन हो गया, वो टोटल बेंडिंग मोमेंट जो आपका 150 किलोन्यूटन है, उस 150 किलोन्यूटन के लिए आपका सेक्शन डिजाइन हो गया, ठीक है। पहला वाला जो उसकी कैपेसिटी थी उस सेक्शन की, पहला वाला जो सेक्शन था वो आपका सिर्फ और सिर्फ 100 कर पा रहा था। सेकंड आपने डिजाइन किया 50 किलोमीटर मीटर के लिए, तो आपका पूरा का पूरा 150 के लिए सेक्शन आपका डिजाइन हो गया इस केस में, ठीक है। देन उसके बाद मुझे बताना जरा यहाँ पे कितने फोर्सेज आपको निकालने पड़ेंगे, कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, ये मुझे बताना। और पहली बात, एक चीज आप पकड़ा नहीं आपने, मैंने XA यहाँ पे लिखा होगा, ये XA होगा या XC होगा। बैलेंस के केस में तो XC होता है ना, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे ये कर देना XC भाई, इसको XA मत करना, ठीक है ना, XC। अब मुझे बताना जरा यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। अगर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की मैं बात करूं, तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में हमारे पास सेक्शन क्या था, सिर्फ और सिर्फ यही सेक्शन था ना, यही सेक्शन था। तो दो फोर्सेज आए थे आपके, एक तो आपका जहां पे कॉन्क्रीट है C1, दूसरा आपका T की जगह मैं कर रहा हूँ T1, AST1 एरिया ऑफ स्टील अलग अलग दे रखा है, तो मैं कर रहा हूँ C1 और T1। ये तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो फोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो पहला फोर्स तो आपको जो कैलकुलेट करना है दैट इज C1, C ये वाला, ठीक है ना, नोटेशन ध्यान रखना, C आपका ये वाला नोटेशन ध्यान रखना, ठीक है ना, फोर्सेज में नोटेशन ध्यान रखना है C1। दूसरा जो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, वो फोर्स होगा आपका जो यहाँ पे स्टील है वहां पे, और ये होगा आपका T1, ठीक है। ये चीज हम पहले भी करते हुए आ रहे हैं, सिंगली रेनफोर्स में भी हमने यही किया था कि जहां पे कॉन्क्रीट है C1, जहां पे स्टील है T1, ठीक है, वहां पे CT लेके चला था हमने। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपका कंक्रीट तो है नहीं कहीं पे, कंक्रीट के लिए आपने ऑलरेडी काम कर दिया है। यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन साइड में, और यहाँ पे स्टील है टेंशन साइड में। तो अगला जो फोर्स होगा, कॉम्प्रेशन की मैं बात करूं, तो कॉम्प्रेशन में जो फोर्स होगा आपका दैट इज C2। कॉम्प्रेशन वाला फोर्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ C2। और ये C2 कौन सा फोर्स है, C2 आपका फोर्स है जहां पे आपकी स्टील, जो कॉम्प्रेशन में स्टील है वहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज C2, ठीक है। अगला नेक्स्ट आपका जो एरिया ऑफ स्टील आपने कहां पे बढ़ा रखा है, टेंशन साइड में बढ़ा रखा है, उसके लिए जो आपका फोर्स होगा दैट इज T2, दैट इज T2। ये चार फोर्सेज आपको यहाँ पे क्या करने हैं, निकालने हैं। बेसिकली मैं बात करूं तो तीन फोर्सेज ओनली, 3 फोर्सेज ओनली यहाँ पे निकाल सकते हो आप लोग। 3 फोर्सेज कौन से, एग्जाम में मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसा रहता है कि जो AST1 है और AST2 है वो आपको सेपरेट नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देगा AST। क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ AST आपको एग्जाम में देगा। तो आप समझ जाना कि उसने समेशन करके दे दिया है AST1 और AST2 का। तो इफेक्टिवली यहाँ पे कितने फोर्सेज निकालने हैं आपको, 3 फोर्सेज निकालने हैं। पहला आपका C1 फोर्स, दूसरा आपका C2 फोर्स, तीसरा आपका T फोर्स। T फोर्स क्या है, समेशन ऑफ T1 प्लस T2, ठीक है। ये फोर्सेज आपको कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं लीवर आर्म की, तो इसके लिए तो आपने लीवर आर्म ऑलरेडी पढ़ के बैठ चुके हो, कितनी होती है लीवर आर्म इसकी, इस केस में लीवर आर्म कितनी होती है, यहाँ पे लीवर आर्म कितनी होती है, D माइनस XA अपॉन 3, इतनी लीवर आर्म होती है, ठीक है। D माइनस XC अपॉन 3, यस, ठीक है, D माइनस XC अपॉन 3। अगर मैं बात करूं इस वाले केस में लीवर आर्म बताइए मुझे, तो इस वाले केस में लीवर आर्म निकालने के लिए कौन सी डिस्टेंस होती है, लीवर आर्म C फोर्स और T फोर्स के बीच की डिस्टेंस होती है ना, यानी इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। दिस इज द लीवर आर्म 1, ये आपकी है लीवर आर्म 1, और यहाँ पे जो निकलेगी आपकी लीवर आर्म 2, ये निकलेगी लीवर आर्म 2। लेट अस कंसीडर जो आपका इफेक्टिव कवर आपने कॉम्प्रेशन साइड में प्रोवाइड कर रखा है, ये प्रोवाइड कर रखा है, मैं बोल रहा हूँ DC, ठीक है ना, DC आपने प्रोवाइड कर रखा है इफेक्टिव कवर कहाँ पे, कॉम्प्रेशन साइड में। तो जरा लीवर आर्म 2 की वैल्यू मुझे बताना यहाँ पे कितनी हो जाएगी, D माइनस DC, बिकॉज टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, स्मॉल d माइनस DC करोगे तो आपका निकल जाएगा लीवर आर्म 2 की वैल्यू, D माइनस DC की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। आपको फोर्सेस पता है, ठीक है, आपको फोर्सेस पता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लीवर आर्म्स की वैल्यू पता चल गई है। अब आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो इजिली ना, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी,
कुछ चीजें और डिस्कस करनी है, वो भी करते हैं पहले, ठीक है। तो हमें करना क्या है, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन एक्चुअल में मैंने आपको ये अलग अलग डिवाइड करके तो दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये सेक्शन आपका इसके ऊपर ही ओवरलैप है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन जो अगर एक्चुअल की मैं बात करूं जिसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे अपनी डिजाइनिंग, तो वो सेक्शन आपका कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये सेक्शन आपका ये बनेगा, ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्रेशन साइड में जो आपकी स्टील होगी ये आपने कॉम्प्रेशन साइड में प्रोवाइड कर रखा है, और टेंशन साइड में जो आपने स्टील प्रोवाइड कर रखी है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है टेंशन साइड में, ठीक है। ये स्टील प्रोवाइड कर रखी है, दिस इज ASC, दिस इज AST। हाँ, अगर मैं दोनों को ऐड कर दिया तो AST1 प्लस AST2 AST, और इफेक्टिव डेप्थ आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स आप ऐसे समझ जाना। ये आपका बन गया डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, दिस इज द डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन आपका यहाँ पे बन के आ गया ये, ठीक है। रुको अभी लिखोगे भाई, रुको रुको थोड़ा दिन थम जाओ, ठीक है। देन उसके बाद ये तो हो गया आपका एक्चुअल सेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि C1 T1 और C2 T2 कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है ना। आपको C1 और T1 निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, C1 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, नहीं निकाल रखा है। C1 क्या निकल के आया था आपका, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, कितना था आपका एवरेज स्ट्रेस, BXA CA/2, इतना आपका C1 निकला था पहले केस में। T1 T की वैल्यू भी आपने निकाल ली थी, T की वैल्यू दोनों केस में सेम ही निकलेगी, TA AST, ये भी निकाल रखा है आपने, ठीक है। नई चीज क्या है यहाँ पे, C2, ये C2 आपका कैसे निकलेगा ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज थी, हमने जब टेंशन साइड में जो स्टील प्रेजेंट थी, जब उसमें हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करे तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, कंक्रीट में कन्वर्ट किया था ना, C = TA/m। अभी मैं डिजाइनिंग पूरी परफॉर्म करूंगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा रिमाइंडर आपको याद दिला दूं ताकि आप लोगों को कुछ चीजें याद आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेसेस आपके TA थे तो स्ट्रेसेस इन कंक्रीट क्या हो जाएंगे आपके, TA/m, ये हमने परफॉर्म किया था। लेकिन कुछ चीजें हमें यहाँ पे डिफरेंट करनी है। अब यहाँ पे देखना, एक्चुअल में जो C1 BXA CA/2 आपका निकला था ना, वो किस केस में निकला था, वो तो उस केस में निकला था जब आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे कंक्रीट थी और बॉटम पे सिर्फ और सिर्फ स्टील थी। लेकिन अगर एक्चुअल कंडीशन देखी जाए तो एक्चुअल कंडीशन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, स्टील है नहीं है एक्चुअल कंडीशन में, तो यहाँ पे स्टील है, ये स्टील है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने BXA CA/2 हमने क्यों लिखा यहाँ पे, क्वेश्चन ये उठता है ना, ऑब्वियस सी बात है। एक्चुअल कंडीशन में यहाँ पे स्टील है तो, लेकिन वो फॉर्मूला जो हमने निकाला था वहां तो स्टील थी नहीं, कंक्रीट थी, तो हमने BXA CA/2 क्यों लिखा यहाँ पे। तो इसका रीजन क्या है, जो हमने डिजाइनिंग कर रखी है उसमें एक एजम्पशन ले रखा है कि एजम्पशन में हमने बोला जहां पे आपकी स्टील है वहां पे आप क्या भर दो, कंक्रीट भर दो। जितने एरिया में स्टील आपने रखी हुई है उतने ही एरिया में, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, जितने एरिया में स्टील है, यानी अगर स्टील का एरिया आपका ये है तो इतने ही एरिया में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंक्रीट को भर देना है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे पूरी की पूरी कंक्रीट भर दी और आपका ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। लास्ट में जो आपने भरा हुआ है उसको आपको हटाना भी है, ठीक है, भरे हुए का क्या करना है आपको, हटाना भी है लास्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ C-, यहाँ पे स्ट्रेसेस लिख रहा हूँ, C- स्ट्रेस है, ठीक है। C आपका देखिए दूसरा लिख दिया मैंने, C- स्ट्रेस है, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन स्टील इन प्लेस ऑफ कंक्रीट। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन प्लेस ऑफ स्टील। तो जहां पे आपकी स्टील आपने प्लेस कर रखी थी वहां पे स्ट्रेस इन कंक्रीट C- है। आपको निकालने क्या है, स्ट्रेस इन स्टील निकालने, इजीली निकाल सकते हो ना, मैंने आपको कन्वर्जन बता रखा है। अगर एक स्ट्रेस आपको पता चल गया तो दूसरा तो आप इजी निकाल ही सकते हो, ठीक है। अगर आपको C- पता चल गया तो ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रेस इन स्टील है आपका वो भी निकाल सकते हो आप लोग। कैसे, आपका कन्वर्जन आपको पता ही है, इफ स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू T, स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल टू T/m। आपको यहाँ पे ये पता है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इज C पता है आपको, और आपको निकालना है स्ट्रेस इन स्टील, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C/m। ऐसे आप निकाल सकते हो स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग ऐसे आपको परफॉर्म करनी है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, पहले आप इतना बना लो, उसके बाद अप्लाई करते हैं इन चीजों को, कैसे हमने ये चीजें हमने डिसाइड करी है, क्या क्या करना है, फिर करते हैं। करिए इसको। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी इस वाले कॉन्सेप्ट में। एक तो C- आपका है स्ट्रेस इन कंक्रीट इन प्लेस ऑफ स्टील, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कंक्रीट आपने भरी है
वो किस एरिया में भरी है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टील का एरिया है उसमें भरी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये काम आएंगे, बाकी तो और चीज नॉर्मल है, कर लोगे। कल आप लोगों की इन्वायरमेंट की क्लास है क्या मॉर्निंग में? लास्ट तक कंप्लीट हो गया ना आज? हाँ अच्छा, कंप्लीट हो गया आप लोगों का? अच्छा, लास्ट यानी कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी? न्यू सब्जेक्ट कब से? कल से कल से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? सिर्फ फाउंडेशन के लिए अच्छा, सॉइल आपकी, सॉइल को हमारी ओके ठीक है, तो तुम्हारा टाइम कल यही रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम कल सोच रहा था कि मैं वो कर लूँ ना पहले, या हाँ पहले ही करना था मेरे को, कहीं शाम को निकलना है। परसों आपकी आरसीसी क्लास ऑफ है, मंडे को भी ऑफ रहेगी। हाँ मंडे और परसों ऑफ रहेगी, संडे को तो ऑलरेडी ऑफ है, ट्यूसडे से होगी इसके बाद, ठीक है ना क्लास? ठीक है, घूमने नहीं यार काम था थोड़ा घूमने नहीं जा रहा, तो क्लास ऑफ रहेगी। शायद आप लोगों का इसमें हाइड्रोलॉजी जिनका नहीं हो रखा, हाइड्रोलॉजी चल सकता है उसके इसमें, ठीक है ना? परसों से शायद सैटरडे से आपका हाइड्रोलॉजी चल सकता है। हाँ हाँ यार, जब भी आरसीसी होती पूरी नहीं हो पा रही है, लास्ट टाइम पे लॉकडाउन लग रही थी पूरा इतना ही टीबी में मौजूद था ना उस टाइम पे। टीवी में स्टार्ट नहीं था, उसी दिन से बना था। हाँ टीबी में स्टार्ट हो रहा था उस टाइम से, लॉकडाउन लग गया था उसमें, तो फिर वहाँ टैब में पढ़ाना पड़ा, वहाँ तो इतना लंबा गया वो पूरा, मतलब ना काफी टाइम खिंचा वहाँ पे, फिर कई का नेट भी नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम हो रही होगी। सही से बना रही थी स्लाइड। हाँ फोन वगैरह सब तो पॉसिबल नहीं है। हाँ फोन में एक्चुअल में क्या है ना, ये आप अगर लैपटॉप में देखोगे तो चीजें फिर भी दिख जाएंगी, फोन में देख दिया ना तो फिर भी आप कर ही नहीं पाओगे इसको। मेरे को, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे भी आपका मैं देख रहा हूँ ना, ये चीजें प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही हैं इसमें, तो दिक्कत रहती है इसमें। हाँ स्लाइड वो वहीं पे बनाई थी यार, कराते कराते ही बनाई थी वो, तो इसमें कुछ दिनों यहाँ पे चली, उसके बाद फिर वो टैब में चली घर में, तो यहाँ पे तो फिर भी चलो डिजिटल बोर्ड में फिर भी थोड़ा बहुत चीजें सही हो जाती है ना, टैब वाले में तो फिर और प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद थोड़ी सी। क्लास का जैसा इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली बात है, मिल ही नहीं पाएगा ना वहाँ पे, कैसे भी नहीं मिल सकता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ हो गया, अब सब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है टफ सब्जेक्ट है, तो कुछ चीज़ें जरूरी नहीं है कि पहले बार में समझ में आ जाए, तो वहाँ पे पूछ भी नहीं पाओगे कि सर ये कैसे किया, कई लोग नहीं पूछ पाते वहाँ पे, वो प्रॉब्लम आ जाती है उधर पे, फिर नेट नहीं चलेगा, कितने बार बैक हो जा रहा है अपने आप, फिर आगे हो रहा है, फिर बैक हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी उस टाइम में। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा बॉन्ड तक वैसे तुम्हारा साथ ही चलेगा, मतलब ये अलग ही चलने वाला है, फिर दोनों को मर्ज करके उसके बाद फिर पूरा साथ ही करवा दूंगा आरसीसी जितनी बची हुई बाकी, बॉन्ड का लास्ट उनका बचा हुआ है, और फिर स्लैब कॉलम फुटिंग, तो वो चीज़ें स्टेयर केस हो गया, रिटेनिंग वॉल का कुछ पोर्शन पड़ता है, बस ये चीज़ें हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, जो चीज़ें होंगी टॉपिक पढ़ा देंगे उसके बाद। कोर आरसीसी अपनी क्लियर रखना, फुटिंग तक एकदम क्लियर करके चलना है, एग्जाम में वहीं तक क्वेश्चन पूछता भी है आजकल, ठीक है ना? फुटिंग तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके चलना है, उसके बाद का किसी को प्रॉब्लम आती है, वैसे तो क्लियर रखना चाहिए, तो किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, तो फिर भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो कोर आरसीसी है उसको छोड़ना नहीं है, उसका हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तीनों यूआईटी से होगा फ्रंट में आप लोग, एक एक यूआईटी आप, तीनों से ये तो नहीं बोल रहे दो 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 मतलब, अच्छा 5 कौन, अच्छा आप लोग भी यूआईटी से, पॉलिटेक्निक यूआईटी 19, अच्छा ओके। आपने यहाँ कब 20 से ज्वाइन किया, 21 से कोचिंग, 19 से कोचिंग कर रहे हो आप अब भी? अच्छा हाँ, तो कौन से सब्जेक्ट कौन से बचे हुए हैं आपके? आरसीसी
अच्छा 2-2 बार, हाँ वही कह रहा हूँ ना, इतना खिंचता नहीं है वैसे तो। हाँ नहीं बना, कर दूं इरेज में आगे साइड से? इरेज क्या, कुछ लिखवानी है चीजें, करो करो करो, तो मतलब 2 मिनट यार, लिखो, लिख दो बस। भाई के लिए टाइपराइटर मंगाना पड़ेगा ना, स्पीड अलग से एक लेके बैठा बैठा करो ना, किसी को लिखने नहीं होता टाइपराइटर। अच्छा हाँ हाँ, फोटो खींचा प्रिंट आउट, हाँ ये भी अच्छा ऑप्शन है वैसे। नहीं वो तो ऑब्वियसली बात है, वो तो खाली मजाक करता है, लेकिन जो स्पीड कम है जिनकी ना, वहाँ भी थे ना कई बच्चे उस वाले जे वाली क्लास में, मतलब फ्रंट में वो एक तो लड़की बैठती थी वहाँ पे, इतना आराम से ऐसे लिखेगी सीधा से जाके ना, भाई फटाफट लिख। मैं सजा के भी नहीं लिख पाता हूँ तेज का। चलिए हो गया ना, लिखिए इसके बारे में, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर समझते हैं, ठीक है आगे चीजें। लिखिए इसके बारे में, समझ में आ गया ना, प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लिखिए इसके बारे में, डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ स्टील, इसके नीचे लिखना, डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ स्टील provided, depending upon area of steel provided on two side, on two side, ब्रैकेट में लिखना आप लोग AST एंड ASC, ब्रैकेट में लिख लेना AST एंड ASC, ब्रैकेट क्लोज। A doubly reinforced section, a doubly reinforced section may also be, पहला लिखिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, प्रॉपर्टी आपको पता ही है, लिखो जरा प्रॉपर्टी अंडर रेनफोर्स सेक्शन की क्या होती है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन की प्रॉपर्टी जरा लिखना। लिख दिया, कितनों ने लिखा? एक, बस हो गया आप लोगों का, आप लोगों को नहीं हुआ? अंडर रेनफोर्स सेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं पता, फिर पढ़ते क्या हो यहाँ पे तुम? पढ़ लो भाई, ऐसे कैसे चलेगा यार तुम लोगों का, बताओ। इतनी बेसिक चीजें नहीं आएंगी ना, अभी तो टी सेक्शन में पहुंचे नहीं हो, वहां पे देखो फिर उसके बाद देखना पीछे अंडर रेनफोर्स सेक्शन की प्रॉपर्टी क्या लिखा रखी मैंने, CA इज लेस देन सिग्मा CBC, TA इक्वल टू, इतना ध्यान रखना है ना, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में फेल कौन कर रहा है, कौन फेल कर रहा है? स्टील फेल कर रही है, तो जो स्टील में स्ट्रेस आपके लग रहे हैं वो आपके परमिसिबल के इक्वल होंगे, स्टील फेल कर रही है। कंक्रीट आपकी अभी भी स्ट्रेस ले सकती है, परमिसिबल तक पहुंची नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कंक्रीट में स्ट्रेस आपके कम होंगे। और प्रॉपर्टी क्या है इसकी, XA इज लेस देन XC, ये तीन प्रॉपर्टीज तो हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन की, ठीक है ना। दूसरा लिखिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन, सेकंड लिखिए ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन की जो प्रॉपर्टी है जस्ट इसकी उल्टी हो जाएंगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा रखी है, TA इज ग्रेटर देन, TA इज लेस देन सिग्मा ST, CA इक्वल टू सिग्मा CBC, कॉन्क्रीट फेल कर रही है, और XA इज ग्रेटर देन XC, ठीक है, प्रॉपर्टी आपको बताई है, ठीक है। ये हो गया आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन। फाइनल थर्ड सेक्शन आपका हो गया बैलेंस सेक्शन, ठीक है, जहां पे तीनों इक्वल होंगे आपस में, स्टील और कंक्रीट साइमल्टेनियसली फेल करती है वहां पे। थर्ड टाइप का सेक्शन लिखिए बैलेंस सेक्शन, थर्ड टाइप का सेक्शन आपका बैलेंस सेक्शन है, जहां पे स्टील और कंक्रीट साइमल्टेनियसली फेल कर रही है, तो क्या हो गया आपका CA इक्वल टू सिग्मा CBC, TA इक्वल टू सिग्मा ST,
एक्स ए इक्वल टू एक्स सी। ये हो गया आपका अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बैलेंस सेक्शन। 3 टाइप का होता है आपका डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन भी, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन लिखिएगा, फॉर डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन मॉड्यूलर रेशियो value for compression steel, modular ratio value for compression steel is considered 1.5 m, यहां पे लिखा हुआ है 1.5 m is considered 1.5 m, ठीक है। तो जो मॉड्यूलर रेशियो आप यूज कर रहे थे, यहाँ पे तो मॉड्यूलर रेशियो होगा, टेंशन की मैं बात करूं, दोनों टेंशन में तो मॉड्यूलर रेशियो आप mm लेके चल रहे थे ना, यहाँ पे भी आपने me कंसीडर किया था, यहाँ पे भी आपने me TA/m तो किया था। अगर कॉम्प्रेशन की मैं बात करूं तो कॉम्प्रेशन में जो मॉड्यूलर रेशियो आप लेके चलोगे, ये मॉड्यूलर रेशियो लेके चलोगे आप 1.5 m से थोड़ा ज्यादा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्क्रीट नेग्लेक्ट कर रखी है, तो ऑब्वियसली बात है स्टील ही स्टील है, तो श्रिंकेज और जो क्रीप का इफेक्ट है यहाँ पे अकर नहीं करेगा। श्रिंकेज और क्रीप का इफेक्ट कहाँ ज्यादा अकर करता है, जहां पे आपकी कंक्रीट प्रेजेंट हो, कंक्रीट में ज्यादा होता है ना श्रिंकेज और क्रीप। तो आपका यहाँ पे कंक्रीट भी है, यहाँ पे स्टील भी है, तो इस वजह से यहाँ पे जो श्रिंकेज और क्रीप का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू है वो हम थोड़ा सा बढ़ा के लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसका रीजन लिख लो नीचे वाले पॉइंट में, द हायर वैल्यू ऑफ, रीजन लिखिएगा इसका, द हायर वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, द हायर वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो 1.5 m is recommended, the higher value of modular ratio 1.5 m is recommended for compression steel, recommended for compression steel is due to higher effect of, is due to higher effect of shrinkage and creep, higher effect of shrinkage and creep in compression steel, higher effect of shrinkage and creep in compression steel, ठीक है। That's why we use the modular ratio value for compression steel is 1.5 m। तो कहीं पे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो रही है मॉड्यूलर रेशियो की, तो वहां पे आप कॉम्प्रेशन साइड में 1.5 m लेके चलोगे, ठीक है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना फॉर ASC, फॉर A सफिक्स SC, A सफिक्स SC क्या है आपका, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील, ठीक है। तो फॉर ASC अगला पॉइंट है, ब्रैकेट में लिखना एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील ब्रैकेट क्लोज, equivalent area in terms of concrete, equivalent area in terms of concrete, equivalent area in terms of concrete is how much, कितना होगा। अगर ASC आपका एरिया ऑफ स्टील है कॉम्प्रेशन में, तो एरिया ऑफ स्टील कितना होगा वहां, एरिया ऑफ क्या बोला मैं, कंक्रीट कितना होगा वहां पे, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा 1.5। आपका क्या था, आपने पढ़ा था कन्वर्जन, आप फिर भूल रहे हो, कन्वर्जन आपको याद ही नहीं है। अगर एरिया ऑफ स्टील आपका AST है, तो एरिया ऑफ जो कंक्रीट आपका था इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट M टाइम्स ऑफ AST। भाई यही रिलेट करो ना यहाँ पे,
ये बोल रहा अगर आपका एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील आपका ASC है तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा m टाइम्स ऑफ ASC, लेकिन हमें मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू 1.5 लेनी है तो आपका हो जाएगा ये 1.5 m टाइम्स ऑफ ASC। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसको 1.5 m टाइम्स ऑफ ASC। ये हो गया एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील। एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील इक्वल टू जो भी लिखा आपने 1.5 m टाइम्स ऑफ ASC। ठीक है, देन उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए इसमें। उसके बाद इफ स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, if stress in concrete at the location of compression steel, if stress in concrete at the location of compression steel equal to क्या आपका C डैश ना, इक्वल टू C डैश करना। यहाँ पे वही चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर, जहां पे आपने ये कंक्रीट भरी हुई है जहां पे स्टील है उसकी बात चल रही है। ये बोल रहा स्ट्रेस इन कंक्रीट इन द प्लेस ऑफ स्टील इक्वल टू C डैश। देन इसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन स्टील इक्वल टू कितना होगा ये, स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन स्टील इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 1.5 m इंटू C डैश। ठीक है, अब ये भी कन्वर्जन अगेन वही कन्वर्जन लगना है आपका। इफ स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू T तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल टू T अपॉन M। ठीक है ना, स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल टू T अपॉन M यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा स्ट्रेस इन कंक्रीट इन प्लेस ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इन प्लेस ऑफ स्टील, और आपको बोल रहा स्ट्रेस इन स्टील निकाल के बताइए जरा। ठीक है, तो स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू T इक्वल टू क्या हो जाएगा M इंटू C, लेकिन क्योंकि हमने मॉड्यूलर रेशियो कंप्रेशन के लिए आपका 1.5 कंसीडर कर रखा है तो आगे मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से। ठीक है, तो स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू 1.5 M इंटू C कर दीजिए इसको, M इंटू C डैश करना। ठीक है ना, इसको C नहीं है C डैश है, C डैश कंसीडर कर रखा है ना हमने। 1.5 M इंटू C डैश, दिस इज द स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन स्टील। ठीक है, क्लियर है। एनालिसिस स्टार्ट करें डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की। हेडिंग डालिएगा इसके बाद एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। हेडिंग डालिएगा एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। ये तो हो गया डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन के बेसिक के बारे में। तब हम पढ़ते हैं इसकी एनालिसिस, कैसे आपको इसकी एनालिसिस परफॉर्म करनी है। सेम आपका जो प्रोसीजर है वो सेम ही है, प्रोसीजर में चेंजेस नहीं आने। पहले आप बीम बनाओ एक्चुअल, उसको कंक्रीट के फॉर्म में आप क्या करो ट्रांसफॉर्म करो, इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया निकालो सबका। देन उसके बाद आपको जो इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया आपने निकाल रखा है उसका स्ट्रेस डायग्राम आप प्लॉट करो और आप फोर्सेस निकालो सारे। देन उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। ठीक है, जो करने हैं पहला देखिए, यहाँ पे जो बीम है आपकी, बस आप लोग देखते रहना आप। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती हैं अगर आप लोग ढंग से नहीं देखोगे तो। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, रेनफोर्समेंट जो आपने प्रोवाइड कर रखी है टेंशन में, आपने यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है, इसके नीचे कवर है। अगेन आपने रेनफोर्समेंट यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रखी है कॉम्प्रेशन में। ठीक है ना, इफेक्टिव डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो आपका टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर से सेंट्रॉइड ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट की डिस्टेंस आपकी कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द इफेक्टिव डेप्थ। ये डिस्टेंस आपकी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपकी रहेगी XA, दिस इज XA। ठीक है, जो एरिया ऑफ स्टील आपने प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे, दिस एरिया ऑफ स्टील इज AST, और जो एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है इसको हमने एज्यूम कर रखा है ASC। ठीक है, कुछ टर्म्स आपके ये हो गए, बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लिखते रहेंगे जिस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, जो ये स्टील है
मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपका ये सेक्शन है इसको आपको होमोजीनियस सेक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो स्टील है इस स्टील को भी आप कंक्रीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करिए, और जो आपका ये स्टील है इसको भी आप कंक्रीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करिए, ठीक है। कन्वर्जन मैंने पीछे लिखवा दी, अब भी आ गई थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, आपका ये बन के क्या आएगा, ये तो हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपकी कंक्रीट है, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपकी कंक्रीट है, ठीक है। पूरी की पूरी कंक्रीट में थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने स्टील प्रोवाइड कर रखी, स्टील को आपको कन्वर्ट करना है कंक्रीट में, ठीक है। लेट अस कंसीडर यहाँ पे आपका जो एरिया बढ़ा, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, ये आपका सेक्शन का सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड से आपकी ये आपने कंक्रीट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, एक्स्ट्रा कंक्रीट, ये आपने कंक्रीट प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे कन्वर्टेड, ठीक है ना। ये आपने स्टील को कन्वर्ट कर दिया इसमें कंक्रीट में, कितना कन्वर्जन होगा अभी देखते हैं इसके बारे में। देन उसके बाद नीचे की आपने जो यहाँ की कंक्रीट है उसको नेग्लेक्ट कर रखा है, ये कंक्रीट भी आपने नेग्लेक्ट कर रखी है बॉटम तक पूरी, ठीक है। और जो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील है, इस एरिया ऑफ स्टील को आपको कन्वर्ट करना है कंक्रीट के फॉर्म में, तो कर दीजिए कंक्रीट के फॉर्म में कन्वर्ट। तो आपका ये कन्वर्ट होके आ गया कितना, m टाइम्स ऑफ AST। ऑब्वियस सी बात है, वो चीज हमने पहले ही पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ स्टील टेंशन साइड में है, जब उसको आप कन्वर्ट करोगे कंक्रीट के फॉर्म में तो वो जाएगा आपका m टाइम्स ऑफ AST, ठीक है। और ये जो डायग्राम है आपका, दैट इज इक्विवेलेंट कंक्रीट डायग्राम, इक्विवेलेंट कंक्रीट डायग्राम, यानी आपने यहाँ पे की स्टील को क्या कर दिया, कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। ये आपकी पूरी की पूरी कंक्रीट है जो मैं यहाँ पे हैच कर रहा हूँ, दिस इज कंक्रीट, ठीक है। जो आपका यहां तो निकाल दिया आपने m टाइम्स ऑफ AST, जो कॉम्प्रेशन साइड में एरिया ऑफ स्टील ASC है, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट आएगा वो कितना निकल के लिखा है मैंने अभी आपको, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना लिखा है, 1.5 m टाइम्स ऑफ ASC। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट एरिया आपका आएगा दैट इज 1.5 m टाइम्स ऑफ AST, ये हो गया आपका कन्वर्टेड एरिया, ठीक है ना, क्लियर है। देन उसके बाद सेकेंड हमारा काम पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा काम है स्ट्रेस डायग्राम को प्लॉट करना, ठीक है। अगला हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेस डायग्राम को, तो स्ट्रेस डायग्राम मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ इसका। तो जब स्ट्रेस डायग्राम इसका आप प्लॉट करोगे तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपके टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर से निकलेगा ये, और सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट तक ओनली, ठीक है ना, सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट तक ओनली, क्योंकि यहीं पे आपका जो टी फोर्स है आपका वो सेंट्रॉइड पे ही एक्ट करता है, तो वहीं तक हम लोग स्ट्रेस डायग्राम कंसीडर करेंगे। उसके नीचे की कंक्रीट तो हमने क्या कर रखी है, नेग्लेक्ट कर रखी है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये डायग्राम बनेगा यहाँ पे, लीनियर स्ट्रेस डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेरा बना नहीं बना ध्यान रखना, लेकिन जो भी है लीनियर स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे बन के आएगा। ये आपका है स्ट्रेस डायग्राम फॉर कंक्रीट ओनली, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ इसको, स्ट्रेस डायग्राम फॉर कंक्रीट ओनली, स्ट्रेस डायग्राम फॉर कंक्रीट ओनली आपका ये बन के आ गया स्ट्रेस डायग्राम। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इफ द स्ट्रेस इन स्टील इन TA, टेंशन साइड से स्टार्ट करते हैं काम, इफ द स्ट्रेस इन स्टील इज TA, देन स्ट्रेस इन कंक्रीट कितने हो जाएंगे आपके, TA/m। तो यहां पे जो आपके स्ट्रेसेस होंगे दीज आर TA/m। ऑब्वियस सी बात है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में ये चीज करी थी हमने, तो इसको तो ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अभी कर ही रखा है हमने। तो अगर आपके स्ट्रेस इन स्टील, एक्चुअल स्टील में आपके TA स्ट्रेसेस हैं, तो जब आपने उसको कंक्रीट में कन्वर्ट किया तो स्ट्रेसेस कितने हो गए आपके, TA/m। तो मैं अगर आपसे बोलूं टोटल टेंसाइल फोर्स यहाँ पे निकाल के बताइए, एक फोर्स यहाँ पे निकलेगा ना T1 और T2 का समेशन, ठीक है। टोटल टेंसाइल फोर्स आप जरा मुझे निकाल के बताइए यहाँ पे, टोटल टेंसाइल फोर्स, जब मैं आपसे बोलूं टोटल टेंसाइल फोर्स जरा निकाल के बताइए, दैट इज T इक्वल टू, कैसे निकलेगा आपका अगेन, स्ट्रेस इनटू एरिया, कौन सा स्ट्रेस, कन्वर्टेड स्ट्रेस इनटू कन्वर्टेड एरिया। तो कन्वर्टेड स्ट्रेस कितना है, TA/m, कन्वर्टेड एरिया कितना है, m टाइम्स ऑफ AST, TA/m इंटू m टाइम्स ऑफ AST। तो ये अगेन आपका सेम ही निकल के आया TA/AST, लेकिन इस टाइम पे आपका ये TA/AST या जो टोटल T है आपका, ये क्या है, समेशन ऑफ T1 प्लस T2 है, ठीक है। दिस T इक्वल टू समेशन ऑफ T1 प्लस T2, जहां पे T1 की अगर मैं बात करूं तो TA1 AST1 प्लस TA2 AST2, ठीक है। ये निकल के आएगा आपका टोटल T, अगर आपको AST1 और AST2 की वैल्यू अलग अलग दे रखी होगी। वैसे चांसेस ये रहते हैं कि आपका AST सिंपल से एक ही ST दे के रखता है एग्जाम में,
ठीक है, अलग अलग नहीं देता है, लेकिन अगर कभी दे दिया आपको तो ये आपको करना है यहाँ पे अप्लाई। क्लियर है? देन उसके बाद वैसे आपका जो टेंसाइल फोर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बाद में भी इसके बारे में भी, ठीक है, अभी लेकिन आप ये निकाल के देख लो। अब जो कॉम्प्रेसिव फोर्सेज आपके जनरेट हो रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपका फोर्स आप निकालोगे C1, दूसरा निकालोगे आप C2। C1 आपका कंक्रीट का फोर्स है, C2 आपका जहां पे स्टील है वहां पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो लेट अस कंसीडर आपका C1 एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी डिस्टेंस नहीं पता, यहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है C1, ठीक है, C1 आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो नीचे लिख रहा हूँ C1। ये C1 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? C1 की वैल्यू कितनी होगी? एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, अगेन एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत थी, देखो एवरेज स्ट्रेस इनटू लग रहा है मुझे एरिया, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया। एवरेज क्यों लिया? क्योंकि आपका स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है। कौन सा स्ट्रेस लेंगे? अब यहाँ पे तो एक ही था आपका स्ट्रेस T/M, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका एवरेज निकाल के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका? CA, लेट अस कंसीडर ये CA आपने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, लेट अस कंसीडर, ठीक है। CA प्लस यहाँ पे कितने हैं? 0 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल गया एवरेज इनटू एरिया की। मैं अगर बात करूं तो एरिया कैसे निकलेगा आपका? ये आपकी विड्थ है किसी बीम की, जो भी बीम आपने कंसीडर कर रखी है, इनटू XA, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। तो ये निकल गया आपका B इंटू XA, तो ये आ गया आपका BXA CA डिवाइडेड बाई 2, ये निकल गया आपका एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया C1। लेकिन अब देखिए कंडीशन यहीं पे चेंज होती है, यहां से आपको समझने वाली चीजें हैं, अप्लाई करनी है अपने कॉन्सेप्ट। ये जो BXA CA/2 आपका उस केस में निकला, हाँ एक सेकेंड रुकिए जरा, क्लास की टाइमिंग कल से शिफ्ट हो रखी है, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास चलेगी कल से 10 बजे, आपकी सर हाँ RCC क्लास मॉर्निंग में, ठीक है।
तो आरसीसी की कल से मॉर्निंग में परमानेंट टाइमिंग 10 बजे से शिफ्ट हो चुकी है। अपने फ्रेंड्स जो जो आप लोगों के हैं पहचान वाले उनसे भी बोल देना। बाकी ग्रुप में मैसेज चले जाएगा। ऑनलाइन वाले अगर सुन पा रहे होंगे तो ऑनलाइन वालों की क्लास भी कल से 10 बजे रहेगी आरसीसी की, 10 से 12 12:30 जो भी होगा, ठीक है ना। क्लास यहीं चलेगी यहाँ, मॉर्निंग 10 से आपकी क्लास। यहाँ पे कोई और होती है क्या क्लास? नहीं होती शायद मॉर्निंग में यहाँ पे। तो कल कल से क्लास मॉर्निंग में आपकी यहीं पे चलेगी, ठीक है ना। 10 से पहले और तो कोई नहीं है, उससे पहले नहीं पता, ठीक है। लिखने लग गई है इसको निपटा लेते पहले का। देखो अब आधे ही कर रखा है ना हमने। कल क्लास है, परसों मंडे को ऑफ रहेगा आपका आरसीसी, ठीक है। और कल 10 बजे आ जाना मॉर्निंग में, पता लग 2 बजे सो के उठ के आ रहे हो टाइम से आ जाना ठीक है ना। देखो एक बार आप देख लो भाई, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, ये आपका हो गया एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, जितना हमारा निकल गया है बी एक्स सी ए बाई 2। लेकिन ये तो अगर आप याद होगा तो उस केस में निकला आपका ये, जिस केस में आपकी पूरी की पूरी कंक्रीट थी ऊपर, है ना। यहाँ पे पूरी की पूरी कंक्रीट थी, उस केस में निकला। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे स्टील भी तो प्रेजेंट है ना। तो स्टील भी प्रेजेंट है, तो आपने क्या करा था, स्टील में आपने कंक्रीट भर दी थी, ठीक है। तो जो कंक्रीट भरी है उसको आप माइनस कर दोगे तो आपके जो C1 है उसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी। निकलेगी नहीं निकलेगी? जो आपने स्टील है, स्टील में जो आपने कंक्रीट भर रखा है, उस कंक्रीट को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सिंपल सी बात है, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस इनटू एरिया माइनस करना है जो आपने कंक्रीट भरी हुई है, ठीक है ना। कंक्रीट भरी हुई है तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेस कौन सा माइनस करूं, सी डैश इनटू एरिया कौन सा लूंगा मैं, एरिया कौन सा, हाँ 1। ये गलती है ना, यही मैं आगे से बोला था आपके। स्टील आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने करना क्या है, जो एक्चुअल एरिया है वहां पे आपको कंक्रीट भरनी है, न कि कन्वर्टेड एरिया में। कन्वर्टेड एरिया तो आपने इक्विवेलेंट एरिया में कर रखा है ना। ध्यान ये रखना, जहां पे भी मैं बोलूंगा कि घटाओ बोलूंगा, घटाने में आप जो एरिया लोगे आप एक्चुअली कंसीडर करना हर जगह, ठीक है। क्योंकि स्टील में आपने इतने एरिया में आपने कंक्रीट भर के ये फॉर्मूला डिराइव करा है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, यही आपको कंक्रीट आपको माइनस करके क्या करना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा स्ट्रेस, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, जो माइनस करोगे आप सी डैश इंटू ए एस सी, इतना आ गया आपका C1 की वैल्यू। क्लियर है? कन्वर्टेड एरिया में कब कब माइनस बोला भाई? कन्वर्टेड एरिया का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हाँ कन्वर्ट करना है, यस। फिर माइनस करना है ना। याद गलत है आपको, बोला ही नहीं मैंने कभी ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब तुम्हारे कुछ भी चल रहा है नहीं भाई। ध्यान ये रखना, मैंने फिर बता दिया, अगर ऐसा सुना भी आपने तो उसको भूल जाओ जो चीज सुना है, ठीक है ना। ये चीज जो बता रखी, ध्यान रखना कि हमेशा जो आप कंक्रीट भर रहे हो वो कंक्रीट इतनी थोड़ी ना भरोगे, इसको भरने के लिए कंक्रीट तो सिर्फ आपको इतनी ही भरनी है। उसके बाद आपका सेक्शन बन गया पहले वाला सेक्शन, है ना। तो एएससी में ही आपने कंक्रीट भर रखी है, ना कि आपने 1.5 MASC में भर रखी कंक्रीट, ठीक है ना। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तो एएससी में जो आपने कंक्रीट भरी उसको आप माइनस करो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो एएससी में जो कंक्रीट भरी उसको माइनस करोगे तो आपको हो जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। क्लियर है? तो यहां से आप स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हो। पहला आपका निकल के आ गया ये। सेकेंड आपका है C2 फोर्स, और C2 फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, C2 फोर्स आपका एक्ट करेगा यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील, जहां पे स्टील की सेंट्रॉइड है वहां पे एक्ट करेगा। देख लो भाई एक बार, सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। ये आपका एक्ट करेगा यहाँ पे C2, दैट इज C2 फोर्स। C2 आपका यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। और जब ये C2 निकालोगे तो जरा अब बताना, अब क्या लिखूं, C2 स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस तो ऑब्वियसली बात है, पता ही आपको, स्ट्रेस इन कंक्रीट हमने पहले ही अज्यूम कर लिया वहां पे, तो C डैश हो गया। एरिया क्या लूं यहाँ पे, अब एरिया कौन सा लूं, ASC 1.5 M टाइम्स ऑफ ASC। यहाँ पे काम होगा कन्वर्टेड स्ट्रेस एरिया का, जहां पे आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि आपने स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए ही इसको कन्वर्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका कंफ्यूजिंग पार्ट था, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ध्यान रखना, कभी भी माइनस करोगे तो यहाँ पे 1.5 M ASC माइनस मत कर देना, क्योंकि आप इतना थोड़ा ना डाल रहे हो उसको कंक्रीट के, आपको स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वहां पे होल में उतना ही भर रहे हो जितना आपका स्टील प्रेजेंट है, उतने एरिया में आप कंक्रीट भर रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, C डैश ASC, और ये हो गया आपका C डैश इंटू 1.5 M ASC, ठीक है। अब जरा लीवर आर्म बताना मुझे, यहाँ पे लीवर आर्म आपकी कितनी थी, लीवर आर्म ये DC डिस्टेंस थी ना, ये DC थी, मैंने वही एज्यूम करी थी पिछले वाले में। और अगर लीवर आर्म की मैं बात करूं तो C1 वाले फोर्स थे
जो टी की लीवर आर्म बन के आ रही थी वो लीवर आर्म 1 कहलाएगी, और ये कितनी थी, d माइनस एक्स ए अपॉन 3, ठीक है, d माइनस एक्स ए अपॉन 3, ये हो गई आपकी लीवर आर्म पहली वाली। दूसरी वाली लीवर आर्म की अगर मैं बात करूं तो दूसरी वाली लीवर आर्म आपकी ये रहेगी, दिस इज सेकेंड लीवर आर्म, और इस सेकेंड लीवर आर्म की जो वैल्यू कहलाएगी आपकी लीवर आर्म 2, और ये लीवर आर्म आपकी कितनी थी बताओ जरा, d माइनस डी सी, d माइनस डी सी, ये लीवर आर्म 2 की वैल्यू पिछले वाले डायग्राम में हमने कैलकुलेट करके बताया आपको, ठीक है ना। ये 2 लीवर आर्म बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मेरी अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जो ये माइनस सी डैश ए एस सी है, मैं इसको माइनस कर रहा हूं ऊपर पे, यहां से यहां पे माइनस कर रहा हूं। क्यों, यहां पे एक चीज अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ढंग से देखो और ध्यान से देखो, तो सी डैश और ए एस सी आपका कहां पे कैलकुलेट हो रखा है, सी डैश और ए एस सी आपका इस वाले पोर्शन पे माइनस हो रखा है, हो रखा नहीं हो रखा है, आप 4 से निकाल लो इस पोर्शन पे, सी डैश ए एस सी आपका यहां पे कैलकुलेट हो रखा है, ठीक है। तो सी डैश और ए एस सी की लीवर आर्म क्या होगी आपकी, सी डैश और ए एस सी की लीवर आर्म क्या होगी, डी माइनस डी सी, ऑब्वियस सी बात है ना, ऊपर वाले पे सी डैश आपने यहां से कर रखा है, ये यहां से कर रखा है, यहाँ पे माइनस कर रखा है, तो इसकी लीवर आर्म होगी आपकी डी माइनस डी सी इस वाले केस में। अगर मैं बात करूं बी एक्स ए सी ए बाई 2, तो इसकी लीवर आर्म कितनी होगी, डी माइनस एक्स ए अपॉन 3। तो यहाँ पे लीवर आर्म डिफरेंट है दोनों का, दोनों में आपका लीवर आर्म डिफरेंट है, तो आगे आने वाले टाइम पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर कर सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये कॉन्क्रीट नॉट अवेलेबल वाला है, ये रीजन है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ इससे, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ सी डैश ए एस सी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्क्रीट नॉट अवेलेबल, कॉन्क्रीट नॉट अवेलेबल। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों की लीवर आर्म सेम है, क्योंकि आपने सी डैश 1.5 एम ASC भी यहीं पे कैलकुलेट कर रखा है, और जो ये घटा रखा है वो भी आपने यहीं पे से घटा रखा है, तो लीवर आर्म इन दोनों की अब क्या होगी, सेम हो गई, तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। बाकी मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, अगर आपको लीवर आर्म यहाँ पे रखनी है तब भी रख के आप कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम पे उसके बाद आपको बहुत से कॉन्सेप्ट को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, जब डब्ल्यू का डिजाइनिंग पढ़ोगे तब समझ जाओगे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो वो चीजें से उन कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से उठा के जो कैलकुलेशन जहां पे हो रही थी मैंने वहीं पे रख दी उसको, ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे सी डैश ASC को मैं कॉमन लूंगा, तो कितना बचेगा आपका 1.5 m माइनस 1, और ये आ गया आपका सी डैश ASC, इतना आ गया आपका C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू आ गई BXA CA/2 ओनली, ठीक है, C2 की वैल्यू आपकी आ गई 1.5 m माइनस 1 सी डैश ASC, टेंसाइल फोर्स की वैल्यू TA AST, क्लियर है, ऐसे निकलेंगे आपके C1 C2। अब बताइए रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है जो आपको डिजाइनिंग से रोकेगी, सारी की सारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे फुलफिल कर ली है, सभी चीजें हमने निकाल के रख दी है यहाँ पे। लीवर आर्म्स आपको पता है, C1 आपको पता है, C2 आपको पता है, T आपको पता है, अब इजिली अब अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा के यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है सबको, क्लियर है, पक्का मान लो क्लियर है, ऐसा तो नहीं ना फिर आंसर बता रहा है मैंने, नहीं ये वाला हो जाएगा ना, उसके बाद आंसर आपको निकालना होगा पूरा ये वाला, मतलब ये वाला आंसर निकालना होगा और आप बोलोगे मेरा तो इतना ही आया ये वाला ऐसा तो नहीं ना सीन, नहीं पूरा है, पूरा आया था पहले ना, बताया नहीं आपने वो, वही जब तक फुल श्योरिटी नहीं हो तब तक दूसरे को आंसर नहीं बताना है अपना ना, खाली वही है ना, बेइज्जती भी होती है कुछ हो मतलब ठीक है, ये आपका निकल गया आपका पूरा का पूरा डायग्राम से कैलकुलेशन। किसी को प्रॉब्लम है क्लास में तो फिर पूछ रहा हूँ, बताओ, क्लियर है ना सब चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं लेकिन एक एक चीजें डिस्कस करके बता दी यहाँ पे, थोड़ा देर में लिख लोगे भाई लोगों, हाथ थोड़ा रुक थम जाओ ठीक है, एक दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला आपका है, सबसे पहला केस जो आपका बनेगा, क्या निकालोगे आप, अगेन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद इस बार मैंने डायग्राम जानबूझ के छोटा बनाया था क्योंकि पिछली बार इतना बड़ा बन गया, दोबारा यहाँ जगह ही नहीं बची, ठीक है। यहाँ देखो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब आप निकालोगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब आप कैलकुलेट करोगे, XA जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कैसे निकालते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बताना जरा मेरे को, हाउ, हाँ BXA स्क्वायर तो ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ मुझे कि कैसे निकालते हैं, हाउ, एक तो बताओ यार, कॉम्प्रेशन और C फोर्स और T, अरे यार क्या बोल रहे हो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल वो LSM में करते हैं, LSM में करते हैं उसको निकालने के लिए, ऐसा जो आप बता रहे हो, यहाँ पे कैसे निकालते हैं,
एरिया? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, सही, कोई नहीं गलत होगा, कोई नहीं, कोई कान बंद करो सभी। जब वो आंसर बताएगा कान बंद करना सभी, ठीक है ना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ना, मोमेंट ऑफ एरिया को तो इक्वेट कर रहे थे आप लोग, एरिया इंटू सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, एरिया इंटू सेंट्रोइड, दोबारा लिखना पड़ेगा, तुम लोगों को याद ही नहीं, मैं तो सोचा लिखूंगा नहीं यहाँ पे। मोमेंट ऑफ एरिया को आपको इक्वेट करना है कॉम्प्रेशन साइड के और मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द टेंशन साइड, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, उसके बाद एप्लीकेशन तो करनी है आपको, जस्ट आपको अप्लाई करना है उसके बाद, है ना। और मोमेंट ऑफ एरिया आपका निकलता कैसे है? मोमेंट ऑफ एरिया आपका निकलता है एरिया इंटू सेंट्रोइड ऑफ अ सेक्शन, सेंट्रोइड ऑफ अ सेक्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रोइड ऑफ अ सेक्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, बस ये अप्लाई करना है आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉम्प्रेशन साइड का देखिए जरा यहाँ पे, अब कॉम्प्रेशन साइड का देखिए, कॉम्प्रेशन साइड में आपका ये वाला डायग्राम आपका काम आएगा, काम करने में, उसको भूल जाना अभी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए B इंटू एक्स ए, एरिया क्या हो जाएगा आपका, कंक्रीट की बात कर रहा हूं मैं अभी, यहाँ स्टील का भी नहीं ले रहा हूँ, ध्यान से देखो एक बार, ये हो गया आपका B इंटू एक्स ए एरिया इंटू सेंट्रोइड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, है ना, सेंट्रोइड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे है और रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसका सेंट्रोइड आपका एक्ट करेगा एक्स ए बाई 2 पे, तो सेंट्रोइड लेट अस कंसीडर आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है और इसकी डिस्टेंस है आपकी एक्स ए बाई 2, ठीक है ना। तो ये कितनी आ गई, एक्स ए बाई 2, बी इंटू एक्स ए बाई 2 इन केस ऑफ द कॉन्क्रीट। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट तो वही है यहाँ पे भी, ये तो तब था जब आपका पूरा का पूरा कॉन्क्रीट था, यहाँ पे आपने स्टील भी तो डाल रखी ना, तो स्टील डाल रखी, तो जो आपने स्टील पे कंक्रीट भरा था उस कंक्रीट को माइनस करो अगेन, तो यहाँ पे माइनस करके बताना जरा क्या लिखूं, क्या लिखूं, सी डैश ASC, यहाँ फिर एक्स ए माइनस, कौन था एक्स ए माइनस, एक्स ए माइनस DC, वेरी गुड। सेकेंड देखो, ये जो डिस्टेंस है, पहली बात, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द सेक्शन फॉर द स्टील, ठीक है ना। स्टील के सेंट्रोइड से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एक्स ए माइनस DC, ये वाला पोर्शन आप घटा दोगे, कवर घटा दोगे यहाँ पे, ठीक है, पहली बात। तो आपके पास यहाँ सेंट्रोइड ऑफ अ सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस तो पता चल गया, सेकंड वाले केस में आपको एरिया कंसीडर करना है, तो कौन सा एरिया घटाओगे, जो आपका स्टील का एरिया होगा, अगेन वही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप कंक्रीट उतना ही भरोगे जितना स्टील का एरिया होगा, ठीक है। तो घटाते टाइम पे आप 1.5 m, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, बी एक्स ए बाई 2 माइनस ASC इंटू एक्स ए माइनस DC, ये निकल गया आपका मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट, इसको आप बोल सकते हो नेट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट। क्लियर है, किसी को दिक्कत यहाँ पे, बताऊं दोबारा, क्लियर है ना, प्लस, ठीक है। देन उसके बाद अब कॉम्प्रेशन में स्टील भी तो है ना, पहले तो आपकी कंक्रीट ही कंक्रीट थी, यहाँ पे स्टील भी प्रेजेंट है, तो स्टील के केस में आप कैसे निकालोगे, आप स्टील के केस में आपका एरिया इंटू सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, अब यहाँ पे जो एरिया लोगे वो आप लोगे कन्वर्टेड एरिया, इस केस में आप लोगे कन्वर्टेड एरिया, इस केस में क्या लोगे आप, कन्वर्टेड एरिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1.5 m ASC इंटू एक्स ए माइनस DC, सेम है, सेंट्रोइड आपकी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। ये हो गया टोटल कॉम्प्रेशन का पार्ट। अगर मैं बात करूं टेंशन के पार्ट की, तो टेंशन के पार्ट में अगेन आपका वही चीज है जो आपने पहले करी थी, ठीक है। एरिया क्या है यहाँ पे, MAST इंटू, हाँ ये आपका जो पोर्शन है सेंट्रोइड से, दैट इज D माइनस एक्स ए, ठीक है। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस आपकी MAST इंटू D माइनस एक्स ए आपका निकल गया फॉर द टेंशन पार्ट। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट आप पहले भी रिलेट कर सकते हो, जैसे हमने जब टेंशन पार्ट का ये निकाला था ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे देखो जब हमने निकाला तो हमने यहाँ पे क्या लिया, MAST D माइनस एक्स ए, उस टाइम पे कन्वर्टेड एरिया इंटू डेप्थ ऑफ सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो जब आप इसका भी कॉम्प्रेशन साइड के स्टील का भी निकालोगे तो आप कन्वर्टेड ही वाला लोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जब आप घटाओगे तो घटाओगे जितना आपने भरा है उतना घटाओगे, तो घटाने में आपका सिर्फ और सिर्फ ASC घटेगा, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपका यहाँ पे ये चीजें दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो फॉर्मूला आपका बन गया BXA स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ASC XA माइनस DC में ले रहा हूँ कॉमन यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज BXA स्क्वायर बाई 2 और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। प्लस मैं लिख रहा हूँ 1.5 m माइनस 1
कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी को इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। ये आपका निकल गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए अगर इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, तो जब आपने पहला वाला निकाला था सिंगली के लिए, तो सिंगली के लिए टर्म आपका क्या निकला था, बी एक्स ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। ये आपका टर्म निकल के आया था। तो ऐड क्या हो रखा है, ऐड आपका बीच में वाला टर्म हो रखा है। तो बीच में वाले टर्म में देखिए 1.5 m माइनस 1 ए एस सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी, इसको रट दो, बस हो गया। बाकी ये तो आपको पता ही है जो पहले आपने कर रखा है, ठीक है ना। बस इसको रटना, रटना नहीं है। 1.5 m माइनस 1 अभी आपका जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे तब भी आएगा, तो 1.5 m माइनस 1 इंटू ए एस सी भी आएगा उस केस में भी। एक्स ए माइनस डी सी आपको ध्यान रखना है एक जगह, दूसरी जगह रखना पड़ेगा आपको डी माइनस डी सी। ठीक है, तो याद करने का तरीका बी एक्स ए स्क्वायर बाई टू प्लस 1.5 m माइनस 1 ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। क्लियर है। और कन्वेंशन में क्वेश्चन आएगा तो ये देता नहीं है फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं देगा आपको ये, ठीक है ना, आपको खुद ही लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्लियर हो गया है। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई यहाँ पे। क्लियर। सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में आप क्या निकालोगे, अगले स्टेप में आप निकालोगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स ये निकल गया ना, सेम स्टेप है। अगले स्टेप में आप निकालोगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर मैं बात करूं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, तो ये निकल के आ जाएगा आपका एक्स सी इक्वल टू के इंटू डी। देन थर्ड वाले स्टेप में आप क्या करोगे, कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी। ठीक है, और जब आप कंपैरिजन करते हो तो एक्स ए अगर लेस देन एक्स सी आएगा तो कौन सा सेक्शन होगा, एक्स ए इक्वल टू एक्स सी आएगा तो कौन सा होगा, एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी आएगा तो कौन सा होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। यहाँ पे होगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ये होगा आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और ये होगा आपका बैलेंस सेक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी देर पहले ही लिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पे स्टील फेल करेगी, टी ए इक्वल टू सिग्मा एस टी, सी ए इज लेस देन सिग्मा एस सी बी सी। यहाँ पे आपकी दोनों साइमल्टेनियसली फेल करेंगी, टी ए इक्वल टू सिग्मा एस टी, सी ए इक्वल टू सिग्मा सी बी सी। यहाँ पे आपकी कंक्रीट फेल करेगी, सी ए इक्वल टू सिग्मा सी बी सी एंड टी ए इज लेस देन सिग्मा एस टी। तो ये आपने कर दिया कंपेयर सेक्शन को, सेक्शन को कंपेयर कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है। ठीक है, अगर आपको सेक्शन पता चल गया तो उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बिकॉज आपके पास C1 C2 T की वैल्यू पता है आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो आएगा फोर्थ नंबर में, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फोर्थ नंबर में आप कैलकुलेट करोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए C1 आपने निकाला है पहले, कितना निकाला है C1, बी एक्स ए सी ए बाई टू। C2 आपने कैलकुलेट कर रखा है 1.5 m माइनस 1 इंटू सी डैश ए एस सी। ठीक है, ये आपने निकाला है। लीवर आर्म 1 की मैं बात करूं तो लीवर आर्म 1 आपकी है डी माइनस एक्स ए अपॉन 3, और लीवर आर्म 2 कितनी निकाली आपने, डी माइनस डी सी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल के बताइए, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस काफी इजीली बता सकते हो आप लोग। क्या करना है आपको, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। ठीक है, बी एक्स ए सी ए बाई टू इंटू डी माइनस एक्स ए अपॉन 3 प्लस 1.5 m माइनस 1 सी डैश ए एस सी इंटू डी माइनस डी सी, जो कि लीवर आर्म है इसकी। ये निकल गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कॉम्प्रेशन साइड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कॉम्प्रेशन साइड आपका निकल के आ गया ये। क्लियर है सबको। अब दोनों में आप देख सकते हो अंतर। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर सिंगली की बात करोगे तो सिंगली में आपका क्या निकला था, बी एक्स ए सी ए बाई टू डी माइनस एक्स ए अपॉन 3। तो ये तो आपका पहला भी है जो आप याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। सेकंड आपका 1.5 m माइनस 1 इंटू ए एस सी, वहां पे भी आ रखा है, यहाँ पे भी आ रखा है। चेंजेस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी डैश डी माइनस डी सी है, वहां पे आपका एक्स ए माइनस डी सी है। और डी माइनस डी सी आपको पता है लीवर आर्म है, तो मोमेंट में आपका हमेशा लीवर आर्म आएगी, तो डी माइनस डी सी आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप रिलेट करके फॉर्मूले याद कर सकते हो अगर आपको याद नहीं होते तो। ठीक है, पहले के रिलेट कर लो, अभी के रिलेट कर लो, आपको याद जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है ना, तो कर लीजिए इसको। हाँ, स्ट्रेस फॉर्मूला भी बता रहा हूँ मैं, चेंज कुछ नहीं होना, चेंज तो सेम ही होना। हाँ, थोड़ा सा आपका मॉडिफाई और हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। अभी बताते हैं उसको, पहले आप इसका कर लो। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी तो पूछ सकता है इस वाले टॉपिक में कुछ भी।
देखो डब्ल्यू तीन चार बच्चे नहीं आ रहे हैं डब्ल्यू के टाइम पे। अब देखो कल परसों बेहोश, और जो न्यूमेरिकल चलेंगे उनका पूरा टॉपिक ही गया, वो बन ही नहीं पाएगा टॉपिक, कुछ भी कोशिश कर ले। ठीक है, और ये चीज होती है, क्लास मिस करोगे, ये चीजें मैंने पहले ही बोला था, डब्ल्यूएसएम में डब्ल्यू का क्लास मिस मत करना। साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट कभी मिस मत किया। न्यूमेरिकल छूट गए ना आपके, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल आप लगा लोगे यार बेसिक के बेस पे। लेकिन अगर बेसिक क्लास छोड़ी, आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है, खासकर स्टील आरसीसी, स्टील में बेसिक क्लास छोड़ोगे तो पूरा का पूरा कनेक्शन जाता है उसके बाद। ठीक है ना, तो जहाँ पे आपके ये सब्जेक्ट होते हैं रिलेटेड वाले, वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, फिर या तो फिर काफी ब्रिलियंट हो, कुछ एक बच्चे गेट में आते हैं, 2-3 बच्चे वो इतने सही हैं कि वो किसी दिन भी क्लास में आएंगे, मतलब किसी दिन भी क्लास में आके बैठ गए, जो पढ़ाओगे और जो थोड़ा पहले का भी थोड़ा क्लियर रहता है उन लोगों का, मतलब कर जाते हैं मतलब इजीली। ठीक है, या तो फिर अगर ऐसी एबिलिटी है तो फिर और ये बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसी एबिलिटी नहीं है तो फिर आपको क्लास परमानेंट आपको करनी पड़ेगी अटेंड, तभी चीजें रिलेट होती हैं, तभी चीजें आप कर भी पाओगे। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यहाँ कितना ही सीख लो, कुछ भी कर लो, जब तक घर में जाके रिविजन नहीं करोगे, क्वेश्चन से नहीं पकड़ोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होना। ठीक है ना, घर में जाके एटलीस्ट रिवीजन किया करो, जो चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये चीजें एक दिन रहेगी दिमाग में यार, 2 दिन रहेगी, कल के दिन ना ये 1.5 m-1 सी डे ये कैसे आया, यही भूल जाओगे। भले ही मैंने कोशिश कर रखी है कि जो जो रीजन होंगे, मैंने रीजन से सारे के सारे लिखे हुए हैं हर जगह पे, लेकिन फिर भी दिक्कतें आती है भाई। ये चीजें कभी भी आप गौर करना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1-2 साल बाद खोलोगे तो उसके बाद तो फिर कोचिंग कहाँ से गया था वही भूल जाओगे, तो और तो छोड़ो उसके बाद। ठीक है, तो पर डे का पर डे रिविजन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से चीजें सीखनी है तो। कहीं पे गलती हुई है ये वाला अपॉन, वो न्यूट्रल अपॉन पे वाली तो वो क्या थी, लीवर आर्म है ना, लीवर आर्म थोड़ी ना है, ये है आपकी सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सेंट्रॉइड, हाँ, एक्स ए माइनस डी सी आपकी ना, सेंट्रॉइड जो निकालोगे आप, ये सेंट्रॉइड आपका यहाँ से यहाँ तक का सेंट्रोइडल डिस्टेंस है। दिस सेंट्रोइडल डिस्टेंस इज फ्रॉम द यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यानी सेंटर ऑफ द स्टील टू द न्यूट्रल एक्सिस, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है वहां पे। तो यहाँ पे 3 करने की जरूरत तो है नहीं कहीं पे। एक्स ए, टोटल एक्स ए में से माइनस डी सी कर दोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी आपकी, है ना। यहाँ देखो कैसा हो रखा है, ऑनलाइन वाले भाग गए क्या? हाँ, 2 स्टूडेंट है। ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो भाई आप लोग, चैट वाला हाथ में पकड़ रखा है, अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो आप लोग अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, या स्पीकर ऑन करके भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, अगर किसी को पूछना है तो। आरसीसी की फर्स्ट की 2 यूनिट पूरी मैथमेटिक्स है, जिसकी मैथमेटिक्स ठीक है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे। क्या सेंट्रोइड कहाँ पढ़ते हो आप लोग, मैथमेटिक्स में तो पढ़ते हो, निकालना सब चीजें, ये चीजें पूरी मैथमेटिक्स है। जिसने मतलब 12th तक की मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ रखी है उसका कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, फिजिक्स भी, हाँ मैथमेटिक्स भी यूज होती है ना, या आप बोल सकते हो मैकेनिक्स भी। हाँ, फिजिक्स में मतलब ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस आपकी फिजिक्स में ज्यादा निकालते हैं हम लोग, फिजिक्स भी कह सकते हो आप ना, फिजिक्स इसकी अच्छी है तो और इजिली निकाल दोगे आप आराम से। मैथमेटिक्स तो आपकी कैलकुलेशन होगी। चलो, कोई 10th के बाद डायरेक्टली पॉलिटेक्निक भी किया किसी ने? सब इंटर वाले हो ना, इंटर कर रखा होगा सबने, इंटरमीडिएट तो किया होगा, वहां भी तो पढ़ते हैं, फिर पॉलिटेक्निक में भी तो वहाँ पे पढ़ाते हैं ना मैथमेटिक्स, तो वहाँ भी सब्जेक्ट है आप लोगों का। फर्स्ट और सेकंड सेम में ना, हाँ तो वहाँ भी तो होता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स भी होती है अभी साइंस मेरे हिसाब से। हाँ,
वही है जो बीटेक में चलता है, वही तो चीज़ आप लोगों की भी चलती है। हाँ, मैकेनिक्स भी होती है ना आपकी, थर्ड सेम में मैकेनिक्स भी रहेगी, उसमें पढ़ाया होगा आपको सेंट्रॉइड ये चीज़ें ना। चीज़ें रिलेटेबल रहती हैं यार सब्जेक्ट जो मैं, आप अगर इंजीनियरिंग को ढंग से समझोगे ना, तो जो फर्स्ट से आपकी क्लासेस चलती है ना वो सारी बात बात तक रिलेटेबल रहती है। स्टील आपकी जैसे जाती है लास्ट में, तब तक आपके पूरे हो चुके होते हैं वो कॉन्सेप्ट सारे, वहाँ आपके निचोड़ निकलता है उनका। उसके बाद स्ट्रक्चर फिफ्थ सेम में क्यों जाती है आपकी, वही सोचो ना खुद ही, फर्स्ट सेम में करा देते नहीं तो फिफ्थ सेम सिक्स सेम में जाती होगी स्ट्रक्चर, जैसे बीटेक में जाती है आप लोगों की वैसी जाती होगी थर्ड फोर्थ सेम में। क्यों जाती है वहाँ पे स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने सोम पढ़ लिया है, मैकेनिक्स पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अप्लाई करना है जाके स्ट्रक्चर में। तो जो सब्जेक्ट है हमारा करिकुलम जो सेट होता है वो आपका एकदम पर्टिकुलर आपका उससे सब्जेक्ट सेट होता है एकदम। क्या हुआ? पाएगा ध्यान लग रहा है पूरा फुल। कहीं पे मिस्टेक हो रही होगी तो पकड़ लेना भाई। हाँ, तो कई लोग ऐसे लेके चले जाओगे, पिछली बार एक दो ऐसे पकड़ के लेके चले गए थे आप लोग उसमें। आरसीसी में एक मिस्टेक हुई थी, जो स्टेन की जगह स्ट्रेच कर दिया था मैंने, वो लेके गए, सबने लिख के भी आ गए, वो पूरा प्रूफ भी कर दिया। पिछली बार गेट में पढ़ा है तो गेट वाले ने बोला सर ये स्ट्रेस होगा क्या, बोला अच्छे से देखा मैंने, बोला अच्छा ये तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, स्ट्रेन मॉड्यूलर रेशियो जब आपने निकाला था, पढ़ना पुराने नोट्स। अच्छा, तो वो चीज़ें कह रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत आएगी, वैसे तो मिस्टेक नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो अब शायद नहीं होंगी सब्जेक्ट में, लेकिन ये है कि कहीं पे हाथ कुछ दिक्कत हो सकती है ह्यूमन ना, देख लेना। हो गया। देन उसके बाद अगला स्ट्रेस फार्मूला फाइनल बचा हुआ है, स्ट्रेस फार्मूला भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इस साइड के वाले को, ये मैं कर रहा हूँ इरेज, ठीक है ना। अब स्ट्रेस फार्मूला इसी डायग्राम से हम लोग निकाल लेंगे इजीली, ठीक है ना, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट हम उसका पढ़ ही चुके हैं। क्योंकि आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है लीनियर स्ट्रेस डायग्राम है, तो जो स्ट्रेस फार्मूला जो आपके साइड्स होंगी आपस में रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे आप लिखो स्ट्रेस फार्मूला, जो यहाँ पे स्ट्रेस फार्मूला निकलेगा, पहला तो सेम ही है भाई, ठीक है, जो यहाँ से निकलेगा और जो यहाँ से निकलेगा वो तो सेम ही आना है। क्या निकल के आएगा आपका, CA अपॉन XA इक्वल टू TA अपॉन M इंटू D माइनस XA, ये निकल के आ गया सेम फॉर्मूला जो आपने पहले निकाल रखा है, ठीक है। साइड से इक्वेट करिए, कुछ भी नहीं किया, CA अपॉन XA TA अपॉन M D माइनस XA, ठीक है ना, ये साइड से इक्वेट होती है अगर आपका ये एंगल इक्वल हो, क्योंकि लीनियर है तो ये एंगल आपका इक्वल होगा, ये बताया था मैंने क्लास में, ठीक है। इतना तो सेम आएगा, बस एक और टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे C डैश भी है ना, इधर पे स्ट्रेस कितना है, C डैश है ना, C डैश, तो C डैश है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका C डैश अपॉन साइड कितनी है इसकी, यहाँ पे इतनी साइड कितनी है, XA माइनस DC। बस ये टर्म आपका यहाँ पे
ऐड हो जाएगा साइड का। जितने ट्रायंगल बनेंगे आपके, यार ध्यान ही रखना, जितने ट्रायंगल बनेंगे उतनों की साइड ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे होंगे, 1 2 और तीसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसकी साइड आपको इक्वेट कर देनी है, ये साइड बाई ये साइड का रेशियो, ठीक है। तो आपका निकल के आ गया सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी, ये निकल के आ गया स्ट्रेस फॉर्मूला इस केस में। और ये स्ट्रेस फॉर्मूला आपका इतना बेनिफिशियल है यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे आपको टेंशन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप हर एक क्वेश्चन आप डायरेक्टली आप यहाँ से इससे निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था ना, जो टी फोर्सेज आप कैलकुलेट कर रहे हो, दीज टी फोर्सेज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे लिखोगे नहीं, इनको लिख रखा है इनको क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। बट फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस दिस टी फोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। इससे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप निकालोगे वो आपका उतना इंपॉर्टेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपका, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया और आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आपका वो क्वेश्चन नहीं निकल के आएगा, ठीक है ना। आप इनमें किसी को भी आपस में रिलेट कर सकते हो, इन दोनों को कर लिया आपने, इन दोनों को कर सकते हो आप, फर्स्ट और लास्ट वाले को कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है जिसको आपको आपस में रिलेट करके आपका क्वेश्चन निकालना है, लेकिन आपका क्वेश्चन निकल जाएगा इससे, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस फॉर्मूले को लिखिए, देन टोटल टेंसाइल फोर्स का थोड़े से हम लोग लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ही लिख लेते हैं, बाकी तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है उसका, ठीक है ना। लास्ट नंबर कौन सा आपका, 5वां नंबर ये था ना, 6 नंबर हो गया ना ये लास्ट, ठीक है। 6 नंबर में आपका टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स जो हमने कैलकुलेशन करी वो लिख लेते हैं एटलीस्ट। यहाँ पे हमने निकाला T इक्वल टू आपने लिखा T1 प्लस T2, तो T1 आपका निकल के आया TA1 AST1 प्लस TA2 AST2, ये निकल के आ गया आपका टोटल टेंसाइल फोर्स, जो कि इक्वल आपने किया था TA AST के, है ना। इसको इक्वल आपने किसके किया, TA AST के, ठीक है। ये तो निकल गया आपका टोटल टेंसाइल फोर्स। देन उसके बाद जो लीवर आर्म्स हैं आपकी वो भी देख लेते हैं। T1 जो है आपका, T1 फोर्स आपका है TA1 AST1, इसके लिए जो लीवर आर्म आपकी यूज होगी दैट इज लीवर आर्म 1। अगर आप बेसिक वाले डायग्राम में जाओ तो देख पा रहे होंगे T1 की जो लीवर आर्म होगी क्या होगी, लीवर आर्म 1। पिछले वाले डायग्राम में जो फर्स्ट में समझाया था बेसिक, वहां पे लीवर आर्म 1 कितनी है, D माइनस XA/3। और जो T2 होगा आपका, T2 में आपकी होगी TA2 AST2, और इसके लिए जो लीवर आर्म आप लोग लोगे D माइनस DC, ठीक है। ये लीवर आर्म्स आप पहले जाके देख सकते हो डायग्राम में, आपकी क्लियर होंगी। और इस केस में अगर ये वाला केस है, टोटल टी फोर्स का केस है, तो उस केस में आपकी लीवर आर्म आपकी D माइनस XA/3 लोगे, ठीक है। अगर इस केस की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे लीवर आर्म की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे कौन सा लोगे, D माइनस XA/3, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये हो गया आपका टोटल टेंसाइल फोर्स। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसके नीचे के जो भी चीजें हैं ध्यान रख लेना, बस हो गया, यहाँ से आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ तक, लेकिन आपको ध्यान बिल्कुल रखना है ये चीजें। तो लिख लीजिए सारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे अगर टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ से निकालोगे तो कैसे निकलेगा आपको टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जब टेंशन साइड से निकालोगे, टोटल MOR निकालोगे, तो फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो आप वैसे भी, T1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस T2 इंटू लीवर आर्म 2, ये आ गया टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। जो आपने वहां पे अप्लाई किया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ TA होगा तो TA इंटू, अगर आप टोटल T के फॉर्म में निकालोगे तो ये निकलेगा आपका TA इंटू AST इंटू लीवर आर्म 1। अगर ओनली T फोर्स आपको गिवन है तो उस केस में, ठीक है। अगर T1 T2 का फॉर्म में नहीं दे रखा है तो उस केस में TA AST इंटू लीवर आर्म 1 हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नॉट T, इन केस ऑफ ओनली T। यहाँ पे आपका T1 और T2 के केस में, क्लियर है ना ये, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक असाइनमेंट, आप लोगों को घर में करके लेके आएगा कल सुबह, देखते हैं कौन कितना दिमागदार है। आधा नहीं निकालना है इस बार, पूरा निकाल के लेके आना है। ये चश्मा पहन रखा है, एक साइड का पहनोगे एक साइड का नहीं पहनोगे तो दिख जाएगा पूरा नहीं दिखेगा ना आपको,
पूरा निकाल, अब तो कर रखा होगा ना उसने पूरा कॉपी। तो मैंने यहाँ करवा रखा है ना, अब तो लिख दिया होगा पूरा कॉपी में। अब सर मैंने कर रखा है। मैंने इसको दिखाया था। रहने दे भाई। मान गया मैं मान गया। चलो ठीक है, यहाँ पे 6 बार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बार्स हैं 28 mm डाया की। कॉम्प्रेशन साइड में, टेंशन साइड में 6 बार्स हैं 25 mm डाया की। 6 बार्स हैं आपकी 25 mm डाया की, 25 mm डाया की 6 बार्स है। अगर मैं बात करूं कवर की, कवर आपका दोनों साइड से आपको गिवन है 50 mm का ही कवर गिवन है। आप बॉटम से भी 50 mm का ही ले लेना, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो। 50 mm का कवर आपने ले रखा है। 800 mm आपकी यहाँ पे टोटल डेप्थ है। 800 mm यहाँ पे टोटल डेप्थ है आपकी, दैट इज 800 mm। विड्थ तो आपको गिवन है 500 mm, क्वेश्चन है ठीक है 500 mm। यहाँ पे जो आप कंक्रीट यूज करोगे M40 कंक्रीट, M40 कंक्रीट, FE 415 स्टील, FE 415 स्टील, और यहाँ पे लिखना यूज WSM। ठीक है, कोई डेटा है जो मिसिंग है देखो एक बार। डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में 500 625 628 50 800 mm। यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो आप निकाल सकते हो इजिली। टेंसाइल सिग्मा ST की वैल्यू पता होगी आपको, सिग्मा CBC भी निकाल सकते हो आप इजिली। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम नहीं कर रही है। आपको निकालना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको कैलकुलेट करना है इस बीम का, ठीक है ना। डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। कल वाला क्वेश्चन, अच्छा डेटा नहीं वो लेके नहीं आया मैं, फिर अभी कल लेकर जाऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट तो वही अप्लाई करना है। मैंने सोचा समझ गए होंगे तुम लोग ना, कॉन्सेप्ट वहाँ पे वही अप्लाई करना है, साइड्स का रेशियो लेना है, बस हो गया। मैं लेके जाऊंगा क्वेश्चन भी वहाँ पे। हाँ ग्रुप में क्या, मैं कल करवा दूंगा क्वेश्चन लाके, ठीक है ना। कंप्लीट, हाँ हाँ कंप्लीट AST दे देगा। आप कॉम्प्रेशन साइड से निकालना इसको, ठीक है ना, एग्जैक्ट निकल के आएगी वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल AST के सामने लीवर आर्म ले रहे हो ना, ये अप्रोक्सीमेट लीवर आर्म ले रहे हो आप यहाँ पे, ये वाली। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू शायद, जितना मुझे लगता है, नहीं भी आएगी। चेक कर लेना एक बार निकाल के, अदरवाइज आप कॉम्प्रेशन साइड से पूरा निकाल के चेक करना, ठीक है ना। फॉर्मूला जो भी क्वेश्चन करोगे ये पूरा कॉम्प्रेशन साइड से निकाल के करना, वो फॉर्मूले से, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल मॉर्निंग 10 बजे। हाँ मॉर्निंग में 10 बजे।